अस्सलाम वालेकुम। KSK नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है आएंगे एक रोज़ अब्रे बारा। नावल की राइटर हैं अनीज़ा सईद। चले नावल की जानिब बढ़ते हैं। 2 घंटे तक दुनिया की हर मौजू पर गुफ्तगू करने और सैंडविचेस और सैलड्स की एक अच्छी वैरायटी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद वो शाजिया के साथ एक खुशगवार मूड में सबवे से बाहर निकली थी। बाहर चमकती धूप थी और आंखों को चंदियाएँ दे रही थी। MM आलम रोड पर चहल पहल और ज़िंदगी अपने अरूज पर थी। गाड़ियों की लंबी कतारें, एक के बाद एक रोड क्रॉस करना मुश्किल था। आते हुए भी इन्हें गाड़ी पार्क करने की जगह मुश्किल से मिली थी और सबवे से खासी दूर। लेविस के पास खड़ी की थी ना गाड़ी। जुनैद जमशेद के पास से गुजरते हुए इसने शाजिया से कंफर्म किया। वो तेज़ी से चलते हुए इस बात में सर हिला रही थी। शाजिया को गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा ही लगती थी। वो 2 मिनट में ही पसीने में शरबोर हो गई थी। ठहरो, मुझे आगे जाने दो। तुम्हारा क्या है, किसी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लग जाओ। पहले भी एक बार ऐसा कर चुकी हो। गाड़ियों की एक लंबी कतार और इधर उधर जाते लोगों के दरमियान से गुजरते हुए इसने बुलंद आवाज़ में शाजिया को मुखातिब किया और आगे बढ़ी। मगर आगे बढ़ते ही अपने सामने का मंजर देखकर जैसे इस पर सख्ता तारी हो गया। कतारों में चलती गाड़ियां जैसे एकदम रुक गईं। लोग, आवाज़ें, शोर सब ख़त्म हो गया और एक जामिद सकूत फ़िज़ा पर छा गया। बस मुतहरक रह गई तो वो 3 हस्तियां जो जामन जावा से बाहर निकल रही थीं और हंसती मुस्कुराती दूसरी सिमत पार्क की हुई गाड़ी की तरफ बढ़ रही थीं। फिर वो तीनों एक जानी पहचानी गाड़ी में बैठकर किसी मानूस मंजिल की तरफ गामजन हो गई और इस गाड़ी के नज़रों से ओझल होते ही ट्रैफिक रवां हो गई। साकित गाड़ियां मुतहरक हो गईं। लोगों के रुके कदम चलने लगे। फ़िज़ा में मुंजमद हुई आवाज़ें और शोर फिर से गूंजने लगा और इसके साथ ही वो भी जैसे हाल में वापस आ गई। ओफ़ो मारीना, तुम्हें क्यों सांप सूख गया? तुम क्यों यहाँ ही रुक गई? मैं गाड़ी तक जाकर वापस आई हूँ। गर्मी के मारे मुझे चक्कर आने लगे हैं। और तुम यहाँ क्यों रुक गई? तुम्हें तो मुझे गाइड करना था गाड़ी की तरफ। शाजिया की झुलाई हुई आवाज़ इसके कानों में आई। इसके चेहरे से पसीने के कतरे टपक रहे थे और इसने हाथ में टिश्यू पेपर्स का एक ढेर पकड़ा हुआ था। आई एम सॉरी, वो चौंकते हुए बोली। चलो बस चलते हैं। वो मरे मरे कदमों से चलती शाजिया के पीछे आने लगी। मारीना, सब ठीक है ना? गाड़ी में बैठने, इसके रफ्तार पकड़ने और AC की कूलिंग फैलने के बाद इत्मीनान का सांस लेती शाजिया ने सामने देखते हुए इससे पूछा। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक है। फिर इसने जैसे खुद को तसल्ली देने की खातिर खुद ही जवाब दिया, गोया वो जानती थी कि कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं था। इसने भी विंड स्क्रीन के पार देखते हुए मुख्तसर जवाब दिया। इसके लहजे से ही शाजिया को यकीनन अंदाज़ा हो गया था कि वो फिलवक्त बात करने के मूड में नहीं थी। बाकी का सफ़र इसी खामोशी में गुजरा और मुख्तलिफ रास्तों और मोड़ों से गुजरती हुई गाड़ी इस मल्टी स्टोरी टावर के मेन गेट से अंदर दाखिल होकर पार्किंग में जाकर रुक गई और तकरीबन 7 मिनट के बाद वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। इसने खाली कमरे में नज़रें दौड़ाईं। सब कुछ अपनी जगह पर था, वैसा ही जैसा वो छोड़कर गई थी। इसका बेड पर बिछी लिनन ओढ़ने की चादर, बेडरूम चेयर्स, सीटी, पर्दे, कुशन, वार्डरोब, फर्श पर बिछी रग, बेड साइड टेबल्स। घूमती नज़रें बेड साइड टेबल पर रखे फ़ोटो फ्रेम पर जा रुकीं। इस फ़ोटो फ्रेम में इसकी तस्वीर जड़ी थी, मगर इसे लगा जैसे इस फ्रेम से 3 हंसते मुस्कुराते चेहरे झांक रहे हों, एक इकाई के 3 सिरे। फिर इसने आंखों पर जोर डालकर गौर से इन 3 चेहरों को देखना चाहा और इसे महसूस हुआ कि इन तीनों के दरमियान कहीं कुछ जगह खाली भी थी। ये कुछ खाली जगह आहिस्ता आहिस्ता एक खला में तब्दील हो गई, मगर वो तीनों चेहरे फिर भी खुशबाश लग रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए, यूं जैसे इन्हें इस खला के होने का ज़रा सा भी एहसास नहीं था। चटाख! फिर जैसे किसी ने जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा और इसने बेख्तियार अपने गाल पर हाथ रख लिया और अपनी नज़रें इस फ़ोटो फ्रेम से हटा लीं। इस दौरान इसकी नज़र सामने दीवार पर पोस्टर बोर्ड पर लगी एक और फुल साइज़ तस्वीर पर पड़ी। ये भी इसकी अपनी तस्वीर थी। डीप रेड टॉप और स्टाइलो जीन्स में मलबूस इसने ये पोर्ट्रेट रोल ऑफ से बनवाया था। इसका मेकअप शौक था और बाल स्टाइलिश अंदाज में बिखरे थे। इसने एंटीक ज्वेलरी पहन रखी थी और इसके बैकग्राउंड में रंग ही रंग थे। वो जदीद दौर की एक परफेक्ट स्टाइल डीवा लग रही थी। इस पोर्ट्रेट को देखते देखते इसका दिमाग घूमने लगा और इसके सारे रंग इसकी आंखों के सामने गड़बड़ होने लगे। सुर्ख, पीला, सब्ज, नीला, इन सारे गड़बड़ होते रंगों के दरमियान एक चेहरा इसे साफ नजर आने लगा। ये रंग इस चेहरे की पहचान थे गोया। इसने दिमाग पर जोर देने और याद करने की कोशिश की वो चेहरा किसका था। बंतो! इसे कहीं से आवाज़ आई। हाँ, वो चेहरा यकीनन बंतो का था। बंतो जो ओढ़नी थी
और सुर्ख, पीले, नीले, हरे रंगों के इम्तजाज वाले कपड़ों में मलबूस रहती थी। इसे लगा पोर्ट्रेट में मौजूद स्टाइली दीवा ने सुर्ख, नीले, पीले और सुर्ख रंगों के इम्तजाज वाले छीन के कपड़े पहन लिए हों और इसकी नाक में नथनी और कानों में बालियां, बाजुओं में मोटे मोटे मेटेलिक कड़े और उंगलियों में ढेरों ढेर छल्ले चमकने लगे हों। इसने अपनी आंखें मींच लीं और बेड पर ऊंधी गिर गई। वो एक मुख्तसर से घर का कच्चा मगर साफ सुथरा सहन था, जिसके एक कोने में लगे नीम के दरख्त के नीचे वो बच्ची बड़े मसरूफ से अंदाज में अकेली बैठी खेला करती थी। वो अकेली थी मगर अपनी दुनिया में इतनी मगन रहती थी कि इसे अपने अकेले होने का एहसास होता था, ना किसी साथी के होने की आरजू। इसकी ख्याली दुनिया बहुत वसी थी। इसके पास चंद पुरानी गुड़ियाँ थीं, मगर इन गुड़ियों के पहनने के लिए इसके पास ढेर सारे कपड़े थे जो इसकी माँ ने इसे वक्तन फ़वक्तन सी कर दिए थे। इसके पास गत्ते के टुकड़े पर सेट किया और शफाफ प्लास्टिक से कवर किया एक डॉक्टरी औजारों का सेट भी था और मिट्टी चीनी के बर्तन भी, जो इसके अब्बा जी गुजरात के मेले से लाए थे। और फिर इसके पास एक और बहुत यूनिक कलेक्शन था, घुघू घोड़ों का एक वसी ज़ख़ीरा, जिनमें घोड़े भी और घुघू भी, चूल्हे भी थे और हांडियाँ भी, तवे भी थे और डोल भी, परिंदे और मोर भी। घुघू घोड़ों का ये ज़ख़ीरा इसने जुमेरात के जुमेरात गांव भर में फेरा लगाकर बेचने वाली बंतो ओढ़नी से ख़रीदा था। बंतो ओढ़नी गांव से दूर नहर किनारे मौजूद झुग्गियों में रहती थी और जुमेरात के जुमेरात घुघू घोड़ों का टोकरा सर पर रखे, तिनकों से बने, भुज भरे और रंगीन कागज़ों से सजे बड़े घोड़ों, सफ़ीना मछलियों और हाथ गाड़ियों से भरे जबले को शाने से लटकाए, हाथ में छोटे जहाज और टूटे छाछ सही करने का सामान उठाए गांव भर में आवाज़ लगाती फिरती थी। घुघू घोड़े ले लो जी, सफ़ीना मच्छी मछली आई जी, झट छाछ ठीक करा लो जी। बंतो ओढ़नी की ये आवाज़ गांव भर की लड़कियों के कान सुनने के मुंतज़िर रहते थे और हुमाकर बच्चियां बालियां इसकी इस आवाज़ को सुनकर गलियों में जमा हो जाती थीं। इनके दिल घुघू घोड़ों के ढेर खरीद कर और सफ़ीना मछलियों और तिनकों के और काठ के रंग बिरंगे घोड़े खरीद कर नहीं भरते थे और वो हर जुमेरात को नए सिरे से ये सब चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ हो जाती थीं। यही हाल इस लड़की का भी था, जो अपने घर के कच्चे सहन के कोने में लगे नीम के दरख्त के नीचे तन्हा खेला करती थी और अपने ख्यालों की दुनिया में मगन रहती थी। इस तन्हा लड़की का नाम, इसका नाम इसके पस मंज़र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। इसका नाम इसकी अम्मा की शहर लाहौर में रहने वाली पढ़ी लिखी भाभी ने, जो किसी स्कूल में पढ़ाती थी, ने रखा था। इसका नाम मरीना था। बहुत बाद में जब इसने सही मायनों में दुनिया देखी तो इसे ख्याल आया कि इसकी मोमानी ने यकीनन ये नाम किसी अफसाने की हीरोइन का नाम पढ़कर रखा होगा, ख़वातीन के किसी नावल का टाइटल पढ़कर या फिर टीवी पर इन दिनों चलने वाले किसी पॉपुलर ड्रामे की हीरोइन से मुतासिर होकर। जो भी था, इसका नाम इस गांव में मौजूद लड़कियों के रिवायती नामों से मुख्तलिफ था और वो ख़ुद भी गांव में मौजूद रिवायती नामों वाली लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। वो अपनी जिस दुनिया में मगन रहती थी, इसमें कभी वो एक बड़ी डॉक्टर होती थी और कभी एक बड़ी दुकानदार, कभी इसके पास स्कूल की हेडमिस्ट्रेस का चार्ज होता, कभी बैंक में काम करने वाली जो दरख्त के पत्तों को पैसे बनाकर कैश का काम बंटाती, कभी टीवी पर खबरें पढ़ने वाली लड़की की तरह सर पर दुपट्टा जमाकर अल्फाज को चबा चबा कर अदा करती और कभी बिजली के तार का लंबा बेकार टुकड़ा हाथ में पकड़कर गाना गाती नूरजहां। इसकी फैंटेसीज़ भी खूब थीं और ये गांव की बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ इसलिए थीं कि इसके घर का माहौल गांव के बाकी घरों के माहौल से मुख्तलिफ था। इसकी अम्मा गांव के वाहिद प्राइमरी गर्ल्स स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थीं और अब्बा जी नज़दीकी कस्बे के हाई स्कूल में सीनियर टीचर थे। इनके घर में ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत एक पुराना रूम कूलर, गांव में कुदरती गैस की सहूलत ना होने के सबब गैस सिलेंडर और 2 बर्नर्स का चूल्हा, ये छोटी छोटी अशिया इसके घराने को गांव के दीगर घरानों से मुमताज़ करने के लिए काफ़ी थीं। यही वजह थी कि इसके घर में ज़रूरतमंदों की एक बड़ी तादाद अक्सर हाजिर रहती थी, ख़ुसूसन गर्मा की दोपहरों में बर्फ़ मांगने वालों और सरमा की दोपहरों में अपलों के स्टॉक से चंद अपले मांगने वालों की। इसकी अम्मा अगरचा गांव वालों के साथ अच्छा सलूक करने के सबब हर दिल अजीज़ थीं, मगर इसे अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ ज़्यादा मेल जोल से मना करती थीं। इनका ख्याल था कि आम लड़कियों के साथ मेल जोल इसकी तरबियत और तालीम के एक से तसलसल में रुकावट पैदा कर सकता था। यूँ इसने अपनी एक अलहदा दुनिया बसा ली। गाँव की दीगर लड़कियों और इसके मिजाज में सिर्फ एक ही बात में मुमासिलियत थी और ये मुमासिलियत बंतो ओढ़नी की आमद पर सरखुशी के आलम में घर के दरवाजे तक भाग कर जाना थी। पूरा हफ्ता वो लाशऊरी तौर पर बंतो की आमद और इसकी करारी आवाज़ की मुंतज़िर रहती और इसकी आमद पर इसका दिल बेख्तियार झूम उठता। पूरा हफ्ता अब्बा जी से लेकर जमा की हुई चवनियाँ अठनियाँ इसे रुमाल के कोने में बांध कर रखी होती थीं और बंतों के सामने रुमाल खोलकर वो पैरों के बल बैठ जाती।
बंतो हिसाब किताब की माहिर थी। खूब अच्छी तरह पड़ताल करने के बाद वो चवन्नियों और ठानियों के आदादो शुमार इसे देती और फिर ये भी बताती कि इन पैसों में वो क्या क्या ले सकती है। कितने घुघु घोड़े और तिनके से बने हुए कितने खिलौने। वो अपनी पिटारी घुघु घोड़ों से भर लेती और बदल बदल कर तिनकों और भुस भरे आइटम्स की खरीदारी करती। बंतो को न जाने इस घर से वैसे ही ज़्यादा अंसियत थी या इसे ये बाकी लोगों से ज़्यादा खाता पीता घराना मालूम होता था कि वो यहाँ ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करती थी। अम्मा के टूटे छाछ मुरम्मत करती या फिर अपने साथ लाया साजो सामान इन्हीं के सहन में खोलकर बैठ जाती और लोगों के मुरम्मत तलब छाछ वहीं बैठकर मुरम्मत करती। ये मंजर मरीना को बहुत दिलचस्प लगता जब बंतों की चांदी और रंग बरंग प्लास्टिक के छल्लों से भरी पतली मगर काली रंगत वाली उंगलियां तिनकों और मुरम्मत करने वाले सुए और ख़ास मटेरियल के धागों से निबर्द आजमा होती। वो महारत से तिनके जोड़ती, साइडों पर तिनकों के छोटे छोटे गट्ठे लगाती और छाजों को मखसूस शक्ल देती जाती। अपने काम से फारिग होकर वो अपने सर पर रखी रंग बरंग डिज़ाइनों वाला चादर नुमा दुपट्टा उतारती, अपने चेहरे पर फेरती और अम्मा से अपनी मखसूस ज़ुबान और लहजे में मुखातिब होती। है कोई रोटी पानी बीबी साहब, मिलने दाए खाने नु कुछ, मिलेगा खाने को कुछ। अम्मा घर में इधर उधर के काम करने वाली मुलाजमा मासी सलीमा को इशारा करती और लपाछप रोटी के ऊपर कोई तरकारी अचार या कभी सिर्फ शक्कर और देसी घी रख कर ले आती। इतने में बंतो सहन में लगे हैंडपम्प को चलाकर शफाफ पानी से अपने हाथ चेहरा और पाँव धोकर दुपट्टे से खुश करती, वापस अम्मा के पास आकर बैठ जाती। ज़रा सी तरकारी या अचार के छोटे से आम या लसूड़े के साथ खासी बड़ी रोटी निपटाती। बंतो को देखना भी मरीना के लिए एक दिलचस्प मंजर होता, बल्कि शायद इसका पसंदीदा तरीन मंजर था। वो दो चार भिंडियों में मिले इक्का दुक्का प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों को उलटती पुलटती रोटी के निवालों में लपेटती खाती और साथ साथ अम्मा से अपने दुखड़े भी रोती जाती। इसका खावन नशई था और कामचोर, निकम्मा। वो इसे कमा कर खिलाने के बजाय इसकी कमाई और मेहनत पर ऐश करता था। जी भरकर इसे पीटता, इसके थके हारे वजूद से अपनी प्यास बुझाता, खाता पीता और नशा लेकर पिंक में पड़ा रहता था। बंतो मिट्टी के घुघु घोड़े बनाती, भट्टी में इन्हें पकाती, तिनकों के जानवर और दीगर अशिया बनाती, जहाज जोड़ती और हफ्ता भर बाद अपना साजो सामान उठाए गली गली गांव गांव सदा लगाती कमाई करती रहती। वो कमाई जिसका आधे से ज़्यादा हिस्सा इसके निकट्टू खावन के नशे का ईंधन बनने वाली होती। मारा कर कमबख्त को नीचे ढाकर, डेढ़ पसली की तो जान है इसमें। मासी सलीमा इधर उधर काम करती, बंदों को मशवरे देती। हाय आए आपा जी, मर्दां नू ढाई के ते मार के बेशत ता किस तरह जासा। ए दसो मैनू पहला, मर्द को गिरा कर मार कर जन्नत में कैसे जाऊंगी, ये बताएं पहले मुझे ज़रा। बंतो इस मशवरे पर उल्टा सवाल करती। ऐसे तो तू जन्नत में बस पहुंची के पहुंची। मासी सलीमा तमस्खर उड़ाती। कभी खुदा रसूल को भी याद किया तूने? ओ जी क्यों नहीं। बंतो रोटी की प्लेट नीचे रखकर अपनी छल्ले भरी उंगलियां मोड़कर होंठों से चूमती और आंखों से लगा लेती। कलाम ना पढ़ना आवे मैनू, पर कलाम पाक दियां 17 ते उंगली फेरदी जांदी। गवाही तो रहिंदी ना, मैं अल्लाह सोने दा कलाम आते नाले मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह दे अते अतरिया। बीबी साहब, गवाहियाँ अगे जावन के ना जावन। कलाम तो पढ़ना मुझे नहीं आता, मगर अल्लाह के पाक कलाम की आयतों पर उंगलियां फेरती हूँ और गवाही देती हूँ कि ये मेरे सोने रब का कलाम है और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है। बीबी साहब, गवाहियाँ आगे जाएं कि नहीं जाएंगी अल्लाह ताला के पास? क्यों नहीं, क्यों नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अम्मा भी अपनी उंगलियां चूमकर आंखों से लगा लेती और मासी सलीमा को घूरते हुए कोई और गौहर अफसानी ना करने का इशारा करती। बंतो खाने का सिलसिला दोबारा शुरू कर देती और वो अपनी हैरान मुतजस्सिस आंखें खोले इसे 2-3 भिंडियों या 2-4 आलूओं या 1-2 लसूड़ों और कभी आम के अचार की छोटी सी फांग के साथ रोटी निपटाते हुए देखती रहती। इस दावत शिराज से फारिग होने के बाद आवाज़ बुलंद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती। शुक्र पाक खुदा दा जिन्हें डैडी आग बुझाई। शुक्र बीबी साहब दा जिन्हें सवाली नू ना न कीती है। शुक्र अल्लाह पाक का जिसने पेट की भूख बुझाई। शुक्र बीबी साहब का जिसने मुझ सवाली के सवाल को रद्द नहीं किया। फिर वो हाथ धोकर कुली करने के बाद अपना बिखरा सामान समेटती, इसे सलीके से टोकरे और झजले में रखती और टोकरा सर पर टिका, झबला शाने से लटकाकर एक हाथ टोकरे पर जमाकर दूसरा माथे तक ले जाकर अम्मा को उसे लूटनुमा सलाम करती। अपने आप से बातें करती दरवाजे से बाहर निकल जाती। मरीना का फैंटेसी ड्रामा इसके बाहर निकल जाने के साथ ही ख़त्म हो जाता और वो ताज़ा ख़रीदे घुघु घोड़ों और भुस भरे जानवरों की तरफ मुतवज्जा हो जाती।
जिनकी शक्लें इतनी मानूस थीं कि वो आंखें बंद कर सिर्फ हाथ लगाकर बता सकती थी कि इसका हाथ किस चीज़ पर था। इसका बस चलता तो वो घर में मौजूद सारा पिसा हुआ आटा बंदों को देकर इससे इसका घोघू घोड़ों से भरा सारा टोकरा खरीद लेती, मगर अम्मा इसे ऐसा करने नहीं देती थीं और यूं वो अगली पिछली सारी कलेक्शन से अकेली बैठी खेलती रहती। वो अपनी अम्मा के स्कूल ही में पढ़ती थी, मगर घर में इसका निसाब मुख्तलिफ था, जो इसके अब्बा जी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल की बुक शॉप से लेकर आते और ख़ुसूसी तौर से इसे खुद पढ़ाते थे। यूं वो दोनों तरह के निसाब में ताक हो रही थी और गांव भर की बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ मिजाज और दिमाग रखती थी। हत्ता के गांव के चौधरी साहब और नंबरदार साहब की बेटियों से भी, जो इसकी तरह अम्मा के स्कूल ही में पढ़ती थीं। इसकी तरह दुनिया में हलचल सलमान खालिद ने मचाई थी, जो इसकी इकलौती खाला का बेटा था। और एक बार जब वो 5वीं दर्जा में पढ़ रही थी, पहली बार इनके यहाँ गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आया था। अजीब लड़का था वो, बिल्कुल जिनों की सिफात वाला। इसकी खाला पिंडी में रहती थी और एक अरसे से अम्मा के इस इसरार के बावजूद कि वो लोग इनके यहाँ आकर रहें, सिर्फ इसलिए इधर आने में मुतामिल थी कि अम्मा गांव में रहती थीं। मगर इस साल मरीना ने सुना था कि खाला अपने इकलौते बेटे की फरमाइश से मजबूर होकर इधर रहने आई थीं। ना आयशा ने सुना तो अपना दुपट्टा मुंह पर रखते हुए शदीद हैरत का मुजाहरा किया। अभी तो मैट्रिक का रिजल्ट भी नहीं आया और तुम्हारी शादी होने लगी है। तुम तो कहती थी कॉलेज में पढ़ूंगी। सुनहरी किरण लगा दुपट्टा सर से सरकाए फपक फपक कर रोती इसकी दोस्त ने लाल सुर्ख भीगी आंखों से इससे देखा। इसे शायद अपने दावे याद आए थे, या फिर मलिया मेट होते ख्वाब। इसने किरण लगा दुपट्टा इसके चुभने की परवाह किए बगैर दोबारा आंखों पर रखा और फिर रोने लगी। बाप तो अक्सर लोगों के मर जाते थे, मगर इसका बाप क्या मरा कि इसके दिल की दुनिया ही बदल गई। इसके रोने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और दिनों में इसकी डोली तैयार कर दी गई। इसकी माँ को बखूबी अंदाज़ा था कि अब ज़िंदगी का ट्रैक बदलने का वक्त था। ख्वाब, आदर्श, शौक़, ख्वाहिशात सब का वक्त ख़त्म हो चुका था, या फिर शायद वक्त बहुत पीछे रह गया था और वो बहुत आगे निकल आई थीं। अच्छा तो ये तुम हो? इस खुशशक्ल मर्द ने अपने सामने खड़ी लड़की को सताइशी नज़रों से देखते हुए कहा। सच है तुम सदाबहार के पौधे की मानिंद हो। कल भी एक खिला हुआ फूल थी, आज भी हो और आने वाले कल में भी ऐसी ही रहोगी। तुम भूल रहे हो। लड़की ने स्टाइल से अपना दुपट्टा शाने पर सजाते हुए कहा। मेरे पिछले कल और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आज वो किसी तरह से भी नहीं लगती जो मैं कल थी। मैं हुस्न की बात कर रहा हूँ। वो हुस्न जो कल मासूम था, आज कदरे खुदागाह और मगरूर सा नज़र आ रहा है। हुस्न की झलक में भले फ़र्क आ गया हो। हुस्न अपनी जगह मौजूद है सदाबहार। मर्द ने इसके करीब आते हुए इसे शानों से थाम लिया और इसके खूबसूरत चमकदार बालों को चूम लिया। ये तुम्हारा हुस्न नज़र है, वरना बंदी किस काबिल है? लड़की शोखी से बोली और खिलखिलाकर हंस दी। इसकी हंसी की आवाज़ से जैसे हर तरफ जलतरंग सा बज उठा था। मुझे अपने इंतखाब पर नाज है और अपने मुशाहिदे पर फ़ख्र। लोग इस फैसले को मेरी जल्दबाजी पर महमूल करते थे और जज्बाती करार देते थे। वही लोग अब सोचते होंगे कि मैंने नुकसान का सौदा हरगिज़ नहीं किया था। ये तो वो सौदा है जिसका मुनाफा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। मर्द ने ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम उठाकर इसके ऊपर स्प्रे करते हुए कहा। बस करो, मैं पहले ही बॉडी स्प्रे और परफ्यूम में ख़ुद को अच्छा खासा भिगो चुकी हूँ। लड़की ने दोनों हाथ अपने सामने किए, गोया परफ्यूम के स्प्रे से बचना चाहती हो। तुम यूं ही अच्छी लगती हो, खुशबू के झोंके की मानिंद, जिसका असर दिमाग पर तुम्हारे जाने के बाद भी रहता है। मर्द ने आईने के सामने खड़े होकर अपनी टाई की नोट को दुरुस्त करते हुए जवाब दिया और वो लड़की कितनी ही देर आईने में नज़र आते इसके मजबूत और खूबसूरत सरापे को देखती रही। वो कितना वजीह था, कितना हैंडसम। इसका लिबास हमेशा आला मयार का होता था और इसके ज़ौक़ को जाहिर करता था। वो जो भी पहनता इसको सूट करता था, या फिर शायद इसकी चॉइस इतनी मोहतात होती थी कि वो वही पहनता था जो इसे सूट करता था। इस लड़की को इस मर्द से इश्क होने लगा था, इसके वजूद से भी और इसके दिल से भी। मरीना को अपनी इकलौती खाला के इस इकलौते बेटे की आदत पर हैरत होती थी। वो कभी किसी गांव में नहीं रहा था। इनके यहाँ आकर इसने एक बार भी अपनी शहरी खूबो ना दिखाई थी, बल्कि मरीना को ऐसा लगता जैसे वो अपने तई किसी वंडरलैंड में आ गया है, जिसका कोना कोना छान मारने को वो बेताब नजर आता था। हमेशा से इस गांव में रहते हुए मरीना ने वो काम नहीं किए थे जिन्हें करने पर वो हरदम तैयार रहता था। थोड़े से दिनों में इसने यहाँ कई दोस्त बना लिए थे, जिनमें लड़के भी थे और लड़कियाँ भी। वो गुलेल चलाना सीख रहा था और कीड़ी काड़ा खेलना भी। किसी दिन वो चौधरियों के ट्यूबवेल पर पहुंचा गुसल फरमा रहा होता और किसी पल जामन के दरख्त पर चढ़ा पक्की पक्की जामनों का ढेर इकट्ठा कर रहा होता। गांव की गलियों में अक्सर सुनाई देने वाली आवाज़, बालो कुड़ियों वंडी दी खीर ले जाओ, बच्चों और लड़कियों तकसीम की जाने वाली खीर ले जाओ,
की आवाज़ पर वो जकन भरता घर से बाहर निकलता और वापसी पर चावल की खीर या फिरने से सजी मिट्टी की टूटियाँ उठा लाता। तुम तो पागल हो, भला इसमें क्या बात है? बच्चों के लिए ही तो बांटी जाती है खीर। वो लपालप ठूठियाँ ख़त्म करते हुए मरीना के नाक मुँह चढ़ाने पर तबसरा करते हुए कहता। मासी सलीमा के साथ शम्मो भटियारन की भट्टी का चक्कर लगाता और वापसी में अपनी झोली में मकई के भुने हुए दाने और भुने चावल समेट लाता। तोबा कितने गंदे हो तुम, कोई प्लेट प्याला ले जाते, ये क्या कि अपनी कमीज़ के दामन में ही भर लाए, मरीना नखुद से कहती। वहाँ सब लोग ऐसे ही ला रहे थे, मैंने सोचा इसका तरीका यही होगा, इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया। वो मज़े से दाने चबाते हुए कहता। हर काम इसके मखसूस तरीके से ही करना चाहिए, वरना इसके करने में मज़ा नहीं आता। गर्ज कुछ ही दिनों में वो गांव के मामूल में यूं गर्क हुआ जैसे इसे यहीं रहना हो, वापस कभी ना जाना हो। इस सूरत हाल ने खाला को भुखला दिया। वो इंतहाई मेहनत और तवज्जो से इसे ज़िंदगी के करीने और ढंग सिखा रही थी और लड़का अपने जन्नाती मामूलात के ज़रिए असर इनकी सारी मेहनत गारत किए दे रहा था। सो वो झटपट टिकट मंगा, सामान बांध वापसी की तैयारी करने लगी। इस रोज़ जब इन्हें वापस जाना था, मरीना को सलमान खालिद का लटके हुए चेहरा और उदास शक्ल पर हंसी आती रही। बेचारा, इसने दिल में सोचा था। सुर्ख, पीले, नीले और सब्ज रंगों के तरमेरे देर तक इसकी आंखों के सामने नाचते रहे और इसके कानों में मुद्दत के बाद बंतो ओढ़नी की आवाज़ गूंजती रही। बंतो, जिसे मासी सलीमा हमेशा मशवरा देती रही कि अपने नशई खावन को, जो इसे 4 चोट की मार मारा करता था और इसके कमाए पैसे को इसे छीन कर अपना नशा पूरा करता था, को या तो छोड़कर चली जाए या फिर इस मंजी मरियल शख्स को नीचे गिराकर खूब मारे। मगर जो अपने जख्म दिखाती, अपने मेहनत को खुदरे कटे फुटे हाथों से को पैराशूट धागों से बांधती, नई नई शक्ल देती, इन मशवरों पर तोबा तोबा करती जाती। मर जात नूं तां अल्लाह सोने ने बोता उच्चा हाथ इनायत फरमाया है। अल्लाह सोने दियां खेडां तां कोई लड़ाई नहीं, ना बीबी साहब अकलां भी रच के इनायत फरमाइयां उसदी जात नूं, ते जनानी नूं तां हुक्म ही एहो दिता पिट्टी फरमाबरदारी करो। ना बीबी साहब, बंदा रच के गुनहगार होंदा कि ना ही शिकायत फरियाद करके। मर्द की ज़ात को खुदा ताला ने ऊंचा हाथ इनायत फरमाया है। अल्लाह सोने के कामों से कोई लड़ाई नहीं, कोई फरार नहीं। बीबी साहब, मर्द को अल्लाह ताला ने अकल भी ज़्यादा इनायत फरमाई है और औरत को हुक्म दिया कि फरमाबरदारी करो। बीबी साहब, इंसान अल्लाह से शिकवा करके ज़्यादा गुनहगार होता है कि नहीं? वो अम्मा से अपनी बात के बारे में राय लेना ना भूलती थी। इसने बचपन से बंतो ओढ़नी के ऐसे ही फरमान सुने थे, जिसके फ़लसफ़े का लब लबाब ये होता था कि साबिर, शाकिर, इबादत गुजार खुदा की ज़मीन पर रहने वाले नेक लोग बहुत हैं, मगर सब्र, शुक्र, इबादत गुजारी और नेकी से बढ़कर ज़्यादा अहम चीज़ राज़ी बर रज़ा हो जाना है। सब्र शुक्र भी तो यही होता है कि राज़ी बर रज़ा। एक रोज़ जिन दिनों वो 8वीं जमात में पढ़ती थी, इसने ये ओवर रिपीटेड बातें सुनने के बाद पहली मरतबा बंतो से सवाल किया। ओए मेरा बच्चा, इस वक्त जबकि बंतो के बदन में कमज़ोरी और बालों में सफ़ेदी आ रही थी, इसकी बात सुनकर वो अपना काम छोड़कर इसकी तरफ देखते रहने के बाद हंसी। सब्र ता बंदा करदा ये, चल रब सोना हुन नहीं ता फिर कदे सही, शुक्र तो जाना है इस गल दा कि जो दिता सो शुक्र है। ओ मेरे कोल आहीं पर उस दी मर्जी ता राज़ी होने दा मतलब कुछ और है। सब्र तो बंदा इसलिए करता है कि ए मेरे प्यारे रब, चल अब ना सही, किसी और वक्त तो मेरी दुआ कबूल करेगा। शुक्र का मतलब खुदा के दिए पर शुक्राना अदा करना है, मगर इसकी मर्ज़ी पर राज़ी होने का मतलब कुछ और है। इसका क्या मतलब है बंतो? इसने तजस्सुस से पूछा। इसका मतलब है अहीं कि मेरा सोनिया मोला, जो तेरी मर्ज़ी सो ही मेरी मर्ज़ी। इसका मतलब है कि मेरे सोने मोला, जो तेरी मर्ज़ी वही मेरी मर्ज़ी। बंतो ने सरगोशी कैसे अंदाज में कहा, जो तेरी मर्ज़ी सो ही मेरी मर्ज़ी। मरीना ने बंतो का फ़लसफ़ा बहुत कम उम्र में सुन लिया था, मगर वो इसे बहुत देर तक समझ ना पाई थी। हत्ता कि इस वक्त भी जब बंतो ने इसे इसके अब्बा जी की वफ़ात पर तसल्ली देते हुए कहा था, धी रानी, जो रब सोने दी मर्ज़ी आहीं हो, ओदे बंदे दी मर्ज़ी होनी चाहिए। जो रब सोने की मर्ज़ी हो वही इसके बंदे की मर्ज़ी होना चाहिए। इसकी समझ में आई थी तो सिर्फ ये बात कि इसके अब्बा जी दुनिया से हमेशा के लिए चले गए थे और इसकी खाला और इनका इकलौता बेटा भी इनकी वफ़ात पर आया था। इसे ये भी बात समझ में आ गई थी कि इसके दोनों चचा अब्बा जी की जायदाद में अपना हिस्सा बटोरने के लिए आ गए थे, क्योंकि इनकी कोई नरीना औलाद नहीं थी। और ये भी समझ में आ गया था कि अब इनका इस गाँव में रहना मुमकिन नहीं था। मैं रशीद के बेटे को अपनी बच्ची नहीं दूंगी आपा, इसकी अम्मा ने रोते हुए अपनी बहन से कहा था, मगर वो ज़बरदस्ती कर रहा है, सिर्फ 4 चप्पे ज़मीन की खातिर। कहता है लड़की उठाकर ले जाऊंगा। लड़की है कोई जानवर या बेजान शय? खाला ने तिनक कर कहा था। तुम भी
सारी उम्र ससुराल वालों से बनाकर नहीं रखी, अब ये दिन भी इसीलिए देखने पड़े हैं। इसीलिए नहीं बनी आपा, आपको तो पता है वो कैसे लोग हैं। अम्मा ने रोते हुए कहा। लड़की लावारिस नहीं है, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं उठाकर ले जा सकता, खाला ने तसल्ली दी। मामू और मुमानी भी हतल मकदूर दिलासा दे रहे थे, मगर दोनों चाचाओं को गालबन अम्मा के पिछले सारे रवैये शिद्दत से याद आने लगे थे और वो दोनों एक ही हल्ले में इनसे बदला लेना चाहते थे। उन्होंने इसकी अम्मा को अच्छी खासी धमकियां भी दी थीं। वो ये सब देख रही थी और समझ रही थी। इस देखने और समझने के दौरान इसे भूल गया था कि बंतों ने इसे कौन सा फ़लसफ़ा सुनाया था। कहानी रिवायती सी थी, इसके अगले मनाज़िर भी रिवायती ही रहे। अम्मा ने दिनों के अंदर इसका रिश्ता इकलौती खाला के इकलौते बेटे से तय कर दिया और झटपट इसका निकाह पढ़ाकर इसे खाला के साथ रुखसत भी कर दिया। इसे ये सारी बातें, सारे मंजर याद रह गए, मगर अनहोनी के होने का रंज और गिला इतना ज़्यादा इसके दिल में था कि इसे बंतों का फ़लसफ़ा बिल्कुल ही भूल गया। खाला का इकलौता बेटा सलमान खालिद, जो जिन्नाती सिफ़ात का हामिल नज़र आता था, इतने सालों में बहुत बदल गया था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तीसरे साल का तालिब इल्म था और इसका रंग ढंग हरगिज़ वो नहीं रहा था जो बहुत साल पहले मरीना ने इसकी अपने गांव में पहली आमद के मौके पर देखा था। खुलेल चलाना सीखने वाला, दरख्तों पर चढ़कर पकी हुई जामने चुनने वाला, भुनी हुई मकई और चावलों से झोली भरकर लाने वाला और खीर की ठूठियाँ चाटने वाला, एक खुश शक्ल, खुश लिबास, जदीद कता वज़ा के हामिल नौजवान में बदल चुका था। वो देखने में ही एक नफीस और शाइस्ता लड़का नज़र आता था और इसकी हकीकत पसंदी का यह आलम था कि वह अफरा तफरी में अपने पल्ले बन जाने वाली अपनी एक दूर आफ्तादा गाँव में रहने वाली खाला की इस गाउदी सी कम उम्र और कम फहम लड़की को ज़िंदगी की साथी के तौर पर यूं कबूल कर चुका था कि इसकी माँ का हुक्म था। इसका अपना करियर अभी बना नहीं था और वो एक इजाफी जिम्मेदारी का चार्ज संभाल रहा था, मगर इस इजाफी जिम्मेदारी को घर के असूदा हाली ने महसूस नहीं होने दिया था। तुम्हारे साथ जो हुआ इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है, इसने पहली रात मरीना को मुखातिब करते हुए नरमी से कहा था। मगर मेरा ख्याल है कि माजी को भूल जाना और हाल में जीने की कोशिश करना ही दानिशमंदी है। तुम कैसे भी सही मेरी ज़िंदगी में आई, बहरहाल मेरी किस्मत में तुम्हारा ही साथ लिखा था। जब भी जो चंद दिन पहले सोचा ना भी था वो आनन फानन हो गया। मेरा तुम्हें मशवरा यही होगा कि पीछे को भूल जाओ, आगे की सोचो। तुमने अभी सिर्फ मैट्रिक का इम्तहान दिया है, इससे आगे बहुत से ऐसे गोल्स हैं जिनमें से किसी एक को अगर तुम मकसद हयात बना लो तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान और बामकसद हो जाएगी। मरीना का जहन ऊपर तले की नागहानियों ने पहले ही तकरीबन माउफ कर रखा था। इस पर ऐसी भारी भरकम ना समझ में आने वाली बातें, गोल्स, मकसद, मकसद हयात, बामकसद, इसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। वो बस हवास बाख्ता सी पिटर पिटर करके देखती रही, जो वाकई बहुत बदल गया था। मरीना की समझ में नहीं आया कि सलमान ने पहली रात इससे क्या कहा था, मगर सलमान को खूब अच्छी तरह याद था कि इसने पहली रात क्या बात की थी। वो एक प्रैक्टिकल इंसान था। सीधी सी बात है जी, इसकी खाला ने लगी लिपटी के बगैर कहा था। मरीना को चचाओं के बेटों से बचाने के लिए मैंने सलमान को शादी पर मजबूर किया। मेरा बेटा इतना फरमाबरदार था तो ही इसने मेरे कहने पर अपनी सोच और ख्वाबों की कुर्बानी दी। मरीना की उम्र अभी कच्ची है, ये चाहे तो इसकी पसंद में ढल सकती है, जैसा वो चाहता है वैसा करती जाए। इसकी अम्मा ने इन ख्यालात की तायद फरमाई और मरीना को अपनी ख्याली दुनिया को त्याग देना पड़ा। वो अपनी ख्याली दुनिया में मगन अपने तईं क्या क्या बुनती थी, भूल जाना पड़ा। गुगू घोड़ों और सरकंडों से बने भुज भरे रंग बिरंगे खिलौनों की दुनिया से बाहर निकलकर ज़िंदगी के धंधों में गुम हो जाना पड़ा। वक्त सरह से गुजरता गया। वह सलमान की पसंद में ढलने और ख़ुद से शादी कर लेने वाले इसके एहसान को उतारने के चक्कर में अंदाज़ा ही ना लगा सकी कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया था। FA ग्रेजुएशन और फिर MA फाइनेंस वो किताबों और कॉलेजों यूनिवर्सिटी की दुनिया में खप गई। एक देहातन से शहरी लड़की में ट्रांसफॉर्म होने के सफ़र में इसकी असली शख्सियत मुसलहतों के दबेस पर्दों में दबती चली गई। सलमान और खाला मिलकर इसकी शख्सियत की ग्रूमिंग कर रहे थे। खड़े कैसे होते हैं, बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, लहजा कैसा होना चाहिए, मेज़ पर बैठकर खाना कैसे खाते हैं, छुरी कांटा कैसे इस्तेमाल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनने का ढंग क्या होता है, अच्छे लोगों से मिलने का अंदाज़ा कैसे होता है। सलमान का मायार बुलंद था और वो इस मायार को छूने के चक्कर में अपना कद ऊंचा ऊंचा और ऊंचा करने की कोशिश में हलकान होती रही। यू आर रियली डिफरेंट। इस एग्जेक्टिव डिनर के दौरान इसकी टेबल पर बैठे रशीद पराचा ने काले जैतून का टुकड़ा कांटे में फंसाते हुए इसे मुखातिब किया था। ख़वातीन की भी कई किस्में होती हैं, इसने मज़ीद ख्याल आराई करते हुए कहा। सादा, बेनियाज, बहुत गैर मामूली मगर अपनी हकीकत से बेखबर, बहुत मामूली मगर ख़ुद को कैश कराने के फ़न से वाकिफ़,
बहुत गैर मामूली और ख़ुद को महसूस कराने के तमाम गुर जानने वाली। तुम्हारा ताल्लुक आखिरी किस्म से है, बहुत गैर मामूली और ख़ुद को महसूस कराने के तमाम गुर जानने वाली। इसने ऑरेंज जूस का घूंट लेते हुए दिल में तमाम किस्मों का जायज़ा लेते हुए सोचा और इसका दिल ज़ोर से करवट बदल गया। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ख़ुद को कहाँ और कैसे महसूस कराना है, किस मौके पर सिर्फ लुक्स से, किस मौके पर लुक्स और लिबास दोनों से, किस मौके पर गुफ्तगू से और किस मौके पर ऊपर वाली पोर्शन के गुर दिखाने से। पराचा ने मुस्कुराते हुए कहा, और जिस खातून को खुद आगही इतनी वाफिर मिकदार में अता कर दी गई हो, इसकी कामयाबी के रास्ते में कोई बैरियर्स नहीं होते। इसका रास्ता सीधा और शफाफ होता है, मुख्तसर भी हो जाता है और बहुत जल्द वो कामयाबी की चोटी पर पहुंचकर नीचे खड़ी मखलूक के नारों का हाथ हिला हिला कर जवाब दे रही होती है। आप मुबालगे से काम ले रहे हैं पराचा साहब, इसने अपने बिलियों उछलते दिल को काबू करते हुए बेनियाजी से कहा। बस ये भी तो तुम्हारी जैसी ख़वातीन की एक ख़ास खूबी होती है, जहाँ मौका हो ज़रूरत पड़े बेनियाज हो गईं, अपने ज़रा बख्तर में छुप कर बैठ गईं। और इनकी यह अदा तुम्हें मालूम है कि इनकी कदर कीमत बढ़ा देती है। इस अदा पर मर्दों की सेंस ज़्यादा जान देती है। पराचा ने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। इसने अपने दिल में भरपूर तायद करते हुए अपनी प्लेट में मौजूद चावलों से ऑरेंज पीस निकालकर खाते हुए सोचा और चेहरे पर एक मखसूस सा तासुर ओढ़ कर बोली, मुझे मालूम नहीं, मेरी मालूमात नाकिस हैं, होता होगा ऐसा ही, मगर मैं ऐसा दानिस्ता नहीं करती। अगर किसी को मेरी शख्सियत में ऐसी कोई झलक नज़र आती है तो यकीन जानिए कि ये कुदरती है। मैं शख्सियत के मुख्तलिफ रंग नुमाया करने के मामले से बिल्कुल नामल्द हूँ, और ये एक और अदा है, पराचा ने कहका लगाया, और सबसे खूबसूरत अदा है। कुछ ख़वातीन इतनी कंपोज्ड होती हैं कि अंदरूनी जज्बात का एक हल्का सा भी अक्स इनके चेहरे पर ढूंढे से भी दिखाई नहीं देता। वेल डन मरीना सलमान, मैं पेशन गोई करता हूँ कि तुम आगे जाओगी, बहुत आगे, कामयाबी की चोटी पर, नीचे खड़े हम जैसे लोगों को व्यू करने के लिए। ये अच्छा है, बहुत अच्छा। सलमान ने फाइनल सेमेस्टर में इसकी कामयाबी पर इसे नन्हे हीरों से मज़यन एक छोटा सा लॉकेट तोहफे में दिया था। इनकी शादी को 9 साल गुजर चुके थे। हालात ने वक्त की सरहद के साथ तेज़ी से शक्ल बदली थी। सलमान को एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई थी, इसकी तनख्वाह पुरकशिश थी और घर, गाड़ी, फ़ोन जैसी मुराद भी हासिल थी। वो पिंडी से लाहौर शिफ्ट हो चुके थे। मरीना की अम्मा, जिन्हें वो गांव में तनहा छोड़ आई थी, इसके चचाओं से मुख्तलिफ मुकदमात में कई साल उलझे रहने के बाद एक दिन अदालती जंग का फैसला होने से कबल ही ज़िंदगी की जंग हार गई थी। वो सब कुछ जिसे बचाने के लिए उन्होंने मरीना की ज़िंदगी को एक नए रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर दिया था और उलझनों के नए बाब अपने लिए खोल लिए थे, बड़ी आसानी से चचाओं के कब्ज़े में चला गया। मुसलहत अंदेश खाला ने बेटे बहू को किसी भी फड्डेबाजी की इजाज़त नहीं दी थी और यूं इसका इस गांव से वाजबी सा ताल्लुक भी ख़त्म हो गया था। मरजान मरिंज खालू भी लाहौर शिफ्ट होने से पहले दुनिया छोड़ गए और अब खाला का दम गनीमत था जो इनके साथ ही रहती थी। तुम्हारा फिगर परफेक्ट है, सलमान ने हीरे के लॉकेट को सताइशी नज़रों से देखते हुए कहा। इन बच्चों की पैदाइश ने भी तुम पर कुछ असर नहीं छोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दिन ब दिन ज़्यादा निखरती जा रही हो। मैं खुद को खुशकिस्मत समझूं या ना समझूं, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मरीना ने इसकी तरफ से रुख मोड़ते हुए कहा। सताइश का ये अंदाज मुझे कुछ ज़्यादा नहीं भाता। फिगर की तारीफ़ का कोई फ़ायदा नहीं, इसको तो ढल ही जाना है। शक्ल सूरत भी वक्त के साथ पहले जैसी नहीं रहती। कुछ और नहीं है जिसकी तारीफ़ की जा सकती हो। वो बेख्तियार हंस दिया। तुम्हें मालूम है मेरे ये अल्फाज बनावटी हैं। मैंने सुना था कि औरत इस किस्म की बातों से खुश होती है। खूबसूरती की तारीफ़ इसके लिए गोल्ड मेडल का सा दर्जा रखती है, वरना तुम खूब जानती हो कि वही चीज़ जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। तुम्हारी सेक्रीफाइसिंग स्पिरिट, कुर्बानी का जज्बा, तुम्हारा अज़म, हौसला और जद्दोजहद, जिसका सेहरा तुम्हारी जहानत और काबिलियत को जाता है। इन गुजरते सालों में न जाने क्यों पहली मरतबा मरीना को सलमान की बातों से कोफ्त और उलझन सी महसूस हुई। जहानत, काबिलियत, कुर्बानी, अज़म, हौसला, इसकी रूह फड़फड़ाई। किसी की ज़ात पर आपको मुकम्मल इख्तियार हासिल हो जाए और आप इसको अपनी पसंदीदा शान पर एक अरसा रगड़ते रहें तो वो वैसी ही शक्ल इख्तियार कर जाएगी जिसका नक्शा आपके जहन ने तैयार कर रखा था। इसने लॉकेट गले से उतारते हुए झुंझलाए हुए अंदाज में सोचा। मेरी किसी भी काबिलियत को सहरे बांधने का शौक नहीं। इसने झुंझला जाने के बावजूद नरमी से कहा। मुझे जॉब मिल रही है, इसके बारे में क्या ख्याल है? जॉब करने से कोई फ़र्क मुझे तो हरगिज़ नहीं पड़ेगा, लेकिन अम्मी नहीं मानेंगी। अब इन्हें एक घर गृहस्थन बहू देखने की आरजू है। हेलवेद, गाउदी, होंग, अपनी दुनिया में मगन रहने वाली से एक पढ़ी लिखी वेल ग्रूम्ड लड़की में बदल जाने वाली लड़की दिल में चिल्लाई, गृहस्थन बहू। इसने नाक सकोड़ी। इतने साल मुझे दो धारी तलवार पर चलाते रहे ये लोग। पढ़ो लिखो भी, घर गृहस्थी भी सीखो। खाला को खूब मालूम था कि मुझे अंडा तलना भी नहीं आता। उन्होंने मेरे वाला घूंड फिर भी भरा।
कड़वा मीठा, मुझे मालूम नहीं इन्हें कैसा लगा, लेकिन जब पी लिया तो थू थू या हिप हिप करते 10 बार सोचना चाहिए था इन्हें। मगर उन्होंने इतने सालों में दोनों ही काम किए, पढ़ाया भी और गृहस्थी भी सिखाई। वो नंबरों, आदादो शुमार और बिरयानी, मसालों, कोफ्ता, पुलाव, बलदार पराठों के दरमियान तवाज़न कायम रखने की कोशिश में सरपट भागती रही थी। मगर अब वो वक्त था जिसमें वो कुछ फैसला खुद भी करने का हौसला अपने आप में महसूस कर रही थी। ठीक था, इसने एहसानमंदी के जज्बे के तहत बहुत कुछ किया था इन लोगों के लिए, मगर अब अपनी ज़िंदगी गुजारने का वक्त आ चुका था। इसने अपने दिल में फ़ैसला कर लिया था। ज़रूरी तो नहीं कि फ़र्द लेकर नौकरी की जाए। पढ़ना लिखना शख्सियत के निखार और इसकी खूबसूरती के लिए ज़रूरी होता है। नौकरी तो मजबूरी का सौदा होनी चाहिए। इन गुज़रते सालों में पहला इख्तलाफ सलमान की बात ने इन दोनों में पैदा किया। ज़रिया मुआश का हसूल मर्दों की मर्दानगी कायम रखने का ज़रिया है तो औरतों की नसाइयत किस ढंग से उजागर होनी चाहिए। मरीना ने मुड़कर परफ्यूम की बोतल का ढक्कन लगाते हुए कहा और एक नज़र उठाकर सामने आईने में नजर आते सलमान के अक्स को देखा। एक आसूदा हाल घर बसाने में, एक नस्ल की तरबियत में, एक परसुकून माहौल की तख्लीक में। आईने में सलमान के नहीं, एक माचो मैन के होंठ हिलते दिखाई दिए। तो फिर इस सारी रियादत और तगदो की क्या ज़रूरत थी बाय द वे? मरीना ने बेख्तियार मुड़कर इसकी आंखों में बराह रास्त आंखें डालकर पूछा, क्या मेरी माँ और तुम्हारी माँ, इस ख़ानदान की सारी माएँ फाइनेंस में MBA करने के बाद घर बसाने बैठी थीं? क्या एक आसूदा हाल घराने की औरत के दुपट्टे की कन्नी में एक बड़ी डिग्री का बंदा होना भी शर्त है? क्या पहले इस ख़ानदान में आसूदा हाल घर नहीं बसे, नस्लों की तरबियत नहीं की गई, पुरसुकून माहौल तख्लीक नहीं हुए? वह चिल्लाकर बोली थी और इसने हाथ में पकड़ी परफ्यूम की शीशी को भी घुमाकर सामने दीवार पर दे मारा था। कमरे में किरचियाँ बिखर गई थीं और शहनील की खुशबू हर सू फैल गई थी। इसकी माँ भी ऐसी ही अथरी थी। ये इसकी खाला और सास का फरमान था। इसने तो सिर्फ मैट्रिक BTC किया था, फिर भी इतराहट और गरूर का कोई आलम ना था। आखिर में अंजाम देखा इसकी खुदसरी का? वो किसी नादीदा वाकिफ हाल से सवाल करते हुए बोली, इसका तो मियाँ भी था जन मुरीद। सब बहन भाइयों माँ बाप को छोड़ छाड़ इसकी गोद में छुपकर बैठा रहा सारी उम्र। अब तुम सोचो तुम्हारी क्या सलाह है? अब के इनका मुखातिब सामने सोफे पर बैठा इनका बेटा था, जो चेहरे के आगे सुबह का ताज़ा अखबार फैलाकर इसमें मगन था। आप फहम न करें अम्मी, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। इतने साल इसने हमारी, आपकी, सबकी मानी है। इसने इनके दोबारा अपना सवाल दोहराने पर बादल नख्वास्ता अखबार समेटते हुए कहा, इसकी जहानत से मैं भी वाकिफ़ हूँ और आप भी। अब अगर इसे शौक आया है नौकरी करने का और ऑफ़र भी अच्छी है तो कर लेने दें। कुछ अर्सा ये तजुर्बा भी, मुझे यकीन है जल्दी थक कर बैठ जाएगी घर। यही तो जनमुरीदी की पहली निशानी है। अम्मी ने इसके लहजे में छुपी पसपाई को भांप कर ठंडी आह भरते हुए कहा, बच्चों का ख्याल नहीं है तुम्हें और इसे? 4 साल का तुम्हारा बेटा और 2 साल की बेटी मैंने रातें और दोपहरें जाग जाग कर पाले, इस ख्याल से कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों का चक्कर है, फिर माँ फारिग हो जाएगी तो इसी ने संभालना है ना इनको। मेरी तो समझ में नहीं आता मानी। मट्टी तुमने भिगोई, गूंदी तुमने, इसे शक्ल तुमने दी चक पर घुमा घुमा कर, फिर वो चीज़ क्यों नहीं बनी जो तुम बनाना चाहते थे? ये कोई रेत मिट्टी की बेजान शय नहीं है माँ जी। इसके अंदर रूह भी है, दिल भी है, दिमाग भी और अकल भी, एहसासात भी हैं और ख्वाहिशात भी। इन सब चीज़ों पर आप हम क्या पाबंदी लगाएंगे? रही बच्चों की बात, तो इनकी माँ की असल तरबियत भी तो आप ही ने की थी ना। मैं तो जी भर कर चाहूँगा कि मेरे बच्चों की तरबियत भी आपके हाथों ही हो। सलमान ने कहने को तो मामले को बखूबी सुलझाने के लिए खुद भी पसपाई इख्तियार कर ली और अपनी माँ को भी बातों में लगाकर वक्ती तौर पर खामोशी की तरफ माइल कर दिया था। मगर मदीना का मामला उल्टा जा रहा था। वो बहुत सालों बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद आगही की तरफ बढ़ रही थी। इसे अपने मुतालिक नत नए गुमानों ने अपने शिकंजे में ले लिया था। एक बड़े बैंक में अच्छी सीट पर पुरकशिश सैलरी के साथ जॉब ज्वाइन करने के साथ ही खुद से मुतालिक एहसास कमतरी से भरपूर इसके कई तस्वुरात ख़त्म होने लगे। इसके इर्द गिर्द लोगों ने इसे इसके मुतालिक नई नई बातें बताना शुरू कर दी, वो खूबियाँ जिनके मुतालिक वो खुद भी नहीं जानती थी कि इसमें मौजूद हैं, वो टैलेंट जो छुपा हुआ था, वह एतमाद जिसे ज़बरदस्ती दबा कर रखा गया था। वो रफ्ता रफ्ता जानने लगी कि ज़िंदगी का असल रंग क्या होना चाहिए। लिबास एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में इसे पता चला ये सिर्फ तन ढांपने का ज़रिया ही नहीं होता, ये शख्सियत का आईना भी होता है। ट्रेंड्स एक ऐसा लफ्ज़ था जिसकी तकलीद एक आम से इंसान को बहुत ख़ास बना सकती थी। गुफ्तगू का फ़न आम सी बात को भी कैसे खूबसूरत बना सकता है, और स्टाइल वो हथियार है जो शख्सियत को हर दिल अजीज़ और मुमताज़ बनाने में इंतहाई मावन साबित होता है। जूँ जूँ वो आगही की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तू इसका दिल सलमान और खाला से दूर होता चला जा रहा था। इसे लगता इन लोगों ने इसके साथ इतने साल बुरी तरह डंडी मारी थी, सारे गुर सिखा दिए, सिर्फ दरख्त पर चढ़ने का हुनर नहीं सिखाया, वो भी जानबूझकर। वो इसे अपनी मर्ज़ी की शान पर ही रगड़ते रहे।
इसे अपनी ज़िंदगी के एक हिस्से के ज़िया का दिल से दुख था। इसने आईने में अपना चेहरा देखा। इसे अपना चेहरा मुज़महल, उतरा हुआ और परेशान नज़र आया। मैं बेवजह वहम का शिकार हो रहा हूँ, या फिर जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है। वो खुद को तसल्ली दे रहा था। कई दिन से अपनी ढाढ़स बंधा रहा था, मगर इसका दिल कहता था कि वो खुद को जो यकीन दिला रहा था वो महज फ़रेब था। और जिस घर को बनाने में इसे कई साल लगे थे, इस घर का शिराजा बिखर रहा था। कुछ अर्सा पहले तक इसे मरीना पर अफसोस होता था, जो अपनी जहानत और काबिलियत के बावजूद वो बन नहीं पा रही थी जो इसे बनना चाहिए था। मगर अब इसे खुद पर अफसोस हो रहा था। इसकी अम्मी इसे बर्तन और पानी की मिसालें देते नहीं थकती थीं। इसे वॉल्यूम और कैपेसिटी के बाप याद आते थे, जिनमें वाज़ह लिखा होता था कि कोई बर्तन भी अपनी गुंजाइश से ज़्यादा महलूल नहीं रख सकता। मगर वो मरीना को बर्तन नहीं समझता था। इसे किसी भी बेजान शय से तशबीह नहीं देता था। वो इसे गोश्त पोस्त की जिंदा और महसूस इंसान समझकर इससे वैसा ही बर्ताव करता था जैसे इसे करना चाहिए था। वो इसकी ज़िंदगी में किसी नाख्वानदा मेहमान की तरह आई थी, मगर इसने इसे दिल से खुशामदीद कहा था। इसके कुछ आइडियल्स थे। वो जानता था कि इन सब की खसूसियात एक इंसान में ऐसे मुजस्सम नहीं मिल सकती थीं। सो इसने मरीना को खाम माल की तरह हाथ में लेकर अपने तमाम आइडियल्स की खसूसियात इसमें जमा करने की कोशिश की थी, और गुज़रते सालों के रात दिन इस पर मेहनत करते गुजारे थे। मरीना तो वो बन गई थी जैसी वो चाहता था, मगर वो ख़ुद कहीं बहुत पीछे, बहुत नीचे रह गया था। वो एक मावराई मखलूक में ढल गई थी, और सलमान खालिद इसका मयार नहीं रहा था। या फिर जैसी ज़िंदगी वो अब गुजारना चाहती थी, वो सलमान खालिद के जहन से मेल नहीं खाती थी। जो भी था, कहीं कुछ गलत था, बहुत गलत, और इस गलत को सही करने का गुर सलमान की समझ में नहीं आ रहा था। गनी पेग इसने नेशनल ज्योग्राफिक पर एक दस्तावेजी फ़िल्म देखते हुए दिल में दोहराया, सलमान और खाला ने मुझे भी गनी पिग की तरह पाला। जो दिल चाहा मुझ पर तजुर्बा किया, और ये बहुत गलत किया। इसके दिल की बेचैनी बढ़ गई और इसने अपने गिरदो पेश पर नज़र डाली। वो टीवी लाउंज में बैठी थी। कीमती फर्नीचर और सामान आराइश से सजा कमरा। इसके एक साइड पर डाइनिंग टेबल रखी थी, जिसके साथ ही किचन था। जदीद किचन, काम करने की हर सहूलत से मज़य्यन। ये सारा सामान, किचन की तमाम क्रॉकरी, होम एसेसरीज, सब इसकी मर्ज़ी और पसंद से ख़रीदी गई थी। मगर इसकी मर्ज़ी कहाँ थी? इसे एकदम ही महसूस होने लगा था कि इसकी अब तक की जितनी ज़िंदगी थी, सब की सब इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गुजरी थी। वो सब काम भी जो बज़ाहिर इसे अपनी मर्ज़ी से किए थे, दरअसल लाशऊरी तौर पर दूसरों को खुश रखने की कोशिशें थीं। इसके जहन पर मनफी सोचों का नज़ुल हुआ तो कुछ अर्सा पहले जिस बने बनाए घर की मलकियत का इसे दावा था, इसकी मलकियत इसके हाथ से निकल गई। इसे भूलने लगा कि इस घर के मकीनों ने इसे वक्त के किस नाजुक मोड़ पर ऐसा सहारा फराहम किया था जिसका ना होना इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए तारीकियों में गुम कर देता। इसे भूलने लगा कि इस घर में वो सिर्फ किसी की बहू और किसी की बीवी ही नहीं थी। इस घर में इसकी एक हैसियत और ही थी। वो हैसियत एक माँ की थी। वो दो बच्चे जिनके बारे में पहले वो बात करते हुए हंसती थी और कहती थी, सिर्फ इन्हें पैदा करने का जुर्म मुझसे सरजद हुआ। दरअसल तो ये खाला के बच्चे हैं, इन्हें जिनके हवाले करके मैं दोबारा कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की दुनिया में गुम हो जाती थी। जब इसने फाइनल सेमेस्टर क्लियर किया, इस वक्त इसका बेटा 6 साल का और बेटी 4 साल की थी, और दोनों ही स्कूल जाते थे। लो बेटा, अब ये तुम्हारी अमानत है, तुम्हारे हवाले। सब कुछ तो अब तक मैंने दिया, मगर ममता की जो महक अपनी माँ दे सकती है वो मैं नहीं दे सकी, और इसी से ये बच्चे महरूम हैं। खाला ने दोनों बच्चे इसके सामने करते हुए कहा था, और इस वक्त इसने ये फैसला भी किया था कि अब वो अपनी ममता को प्रैक्टिकल मोड में तब्दील कर देगी। मगर शायद इसका वक्त आना ही नहीं था। शायद ये सादत खाला ही के हिस्से में लिखी गई थी। शायद इन बच्चों के जहनों में माँ का सिर्फ एक तस्वर, एक ह्योला ही बाकी रह जाना मुकद्दर था। इसीलिए जब वो वक्त आया जिसका खाला और सलमान को इंतज़ार था, यानी घर गृहस्थी चलाने वाली एक तालीम याफ्ता मुनज़्ज़म औरत का घर में वजूद, जो किसी नेमत गैर मतरकबा से कम नहीं होती, इसी वक्त मरीना सलमान पर बहुत सी हकीकतें आश्कार होने लगीं और आगही के नए दरवाह होने लगे। मेरी मसरूफियात, मेरे मशगले, मेरे औकात कार और मेरी सोचें सलमान के आसाब पर सवार होने लगीं। इसने मतफरम आंखें सामने दीवार पर लगे मुनक्किश फ्रेम में जड़े आईने में देखते हुए आईने में नज़र आती अपनी शबी को मुखातिब किया। जॉब ऐसी थी जिसमें सख्त मेहनत दरकार थी और बेशुमार वक्त पाँव जमाने के लिए। इसका तकाजा एक जदीद औरत थी, खुश शक्ल, खुश लिबास और खुश गुफ्तार। रफ्ता हफ्ता ये सारे गुर मुझे सीखने पड़े और मुझे आते भी गए। ज़हीन तो मैं हमेशा से ही थी ना। इसने एक तंज भरी मुस्कुराहट अपनी शबी की तरफ उछालते हुए सोचा। फिर यूं हुआ वो जैसे किसी को कोई कहानी सुना रही थी कि सब कुछ उलट पुलट हो गया। हमारी सोचें, हमारे मसाइल, हमारी खुशियाँ, हमारे मिजाज, सब कुछ। मैं आगे आगे बहुत आगे जाने की ख्वाहिश दिल से नहीं निकाल सकी
और मेरी इस सोच के हर पहलू की आवाज़ पर सलमान नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, चिल्लाने से ख़ुद को रोक नहीं सका। बड़ी रिवायती सी कहानी है। वो एक बार फिर तंज भरी मुस्कुराहट के साथ खुद को देख रही थी। कितना तवील अरसा था ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखने का। एक तरफ पढ़ाई, दूसरी तरफ घरदारी। खिलौने खेलने का ज़माना तो बहुत पीछे, कहीं बहुत ही पीछे रह गया था। ज़िंदगी के घुघु घोड़े मेरे इर्द गिर्द नाचने लगे थे और इन्हें अपने काबू में रखने का तरीका सिखाने के लिए किसी बंतो ओढ़नी ने आगे बढ़कर मेरी मदद नहीं की। मैं सलमान और खाला का मयार बनने की दौड़ में बहुत पीछे रह गई थी और इनका मयार बनते बनते मैं सलमान और खाला दोनों को ही बहुत पीछे छोड़ गई। मैं ख्वाहिशात के इनकलाब का शिकार हो गई। मरीना सलमान, जिसे सही मायनों में मिसेस मरीना सलमान बनने का शर्फ हासिल हुए थोड़ा सा अरसा ही गुजरा था, इस दुनिया पे बावर कराने में कामयाब हो गई कि वो एक बुलंद शख्सियत की मालिक है। तजुर्बा गाह में बने गिनी पिग को मोस्ट स्टाइलिश लेडी का खिताब दिया जाने लगा। इसके अंदाज़ो इतवार को मयार करार दिया जाने लगा। इसे तारीफ सुनने की आदत सी होने लगी और इस जाल में फंसकर वो मदहोश होती चली गई। 2 बच्चों की माँ तो बहुत दूर की बात है, तुम तो सिरे से शादीशुदा ही नहीं लगती हो, किसी ने इससे कहा और यह दुरुस्त भी था। अरे तुमने इतनी आसानी से अपना आप दूसरों की मर्ज़ी के हवाले कर दिया। ये तबसरा शाजिया ने किया था, जो प्रोफेशनल लाइन में इसकी करीब तरीन कुलीग थी। जिसको क्या हक पहुंचता था तुम्हारे साथ होने वाली ट्रेजेडीज़ को इस तरह एक्सप्लॉइट करने का। इसने इसकी पूरी कहानी सुनने के बाद कहा था, मेरी अम्मा ने खुद अपने हाथों से मुझे इनके हवाले किया था। इसने वजाहत देने की कोशिश की तो क्या हुआ, वह खफगी से बोली, इन्हें क्या हक पहुंचता था तुमसे कुर्बानी और इसार की तारीखें रकम करवाने का। और तुम अभी देख लो, तुम एक ऐसे रास्ते पर खड़ी हो जहां से आगे का सारा मंजर रोशन और शानदार है, और तुम कहती हो कि तुम्हारा शौहर और तुम्हारी सास तुम्हारे जॉब करने के ख़िलाफ़ हैं और चाहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़कर हांडी चूल्हा संभाल लो। कितनी खुदगर्ज़ है तुम्हारी सास, तुम पर एहसान जताकर भी झंडे अपने नाम के गाड़ लिए और अब तुम्हारी मिसालें देकर मजलूमियत की अलामत बनकर रहने की तैयारियों में हैं। मैं तुम्हें अलर्ट सिग्नल दे रही हूँ मरीना, इन लोगों के अज़ाइम से होशियार रहना। याद रखना कि बच्चे, शोहर, घर, घरदारी एक आम सी चीज़ है जो 90% ख़वातीन की दस्तरस में है। एक शानदार कैरियर, शानदार ज़िंदगी जो तुम्हारी मुंतज़िर है वो किसी किसी को ही मिलती है। इसे हाथ से गंवाने की हमाकत मत करना, उम्र भर पछताओगी। एक तरफ ये दिलकश बातें और खुश आइंद नज़ारे थे, दूसरी तरफ घर में आए दिन इनकी चख और टेंशन। खाला इससे दो टोक बात करती, उन्होंने इस पर इतने साल मेहनत यूं ही नहीं की थी। इतनी मुशक्क़त तो सगी माँ भी ना करती होगी, इतना साथ देने का हौसला तो सगी माँ को भी ना होता। इसकी ज़िंदगी संवारने और अमली ज़िंदगी में इसको एक रोल मॉडल बनाने का अमल कितना मुश्किल था। वो कहाँ कहाँ थकी, वो कहाँ कहाँ अबला पा हुई। अब इन्हें सब याद आने लगा था। इन्हें अपने बेटे की वो सारी इन्वेस्टमेंट भी याद आती जो इसने मरीना को एक मिसाली औरत बनाने के लिए की थी। इसलिए नहीं कि वो पैसा कमाकर इस इन्वेस्टमेंट को दुगना कर दे, वो इसे प्रॉफिटेबल इंटेंसिटी नहीं बनाना चाहता था। एक कम उम्र, कम पढ़ी लिखी लड़की को जदीद तरीन तालीम दिलवाकर अपने घर और अपनी नस्लों के लिए एक मजबूत बुनियाद और एक रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत फराहम करना चाहता था। इन्हें सादान और तानिया की ज़िंदगी की फ़िक्र लाहक रहने लगी थी। जिन बच्चों की माँ के मुंह कैरियर लग जाए, इनकी परवरिश और तरबियत कौन करे, इनकी ज़िंदगी संवारने का ज़िम्मेदार कौन है। वो इन ख्यालात का इजहार उठते बैठते करती, सलमान के कानों में भी अपने भाषण डालती रहती। सलमान उलझने लगा था। इसने एक बात भी नहीं चाहता कि मरीना 8 से 5 बजे तक की किसी ऐसी नौकरी में फंस जाए जिसकी जिम्मेदारियां 5 बजे के बाद और भी सवा हो जाएं। एग्जेक्टिव मीटिंग्स, एग्जेक्टिव डिनर्स, मेल मुलाकातें, पार्टीज, सेमिनार्स, वो दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ होती जा रही थी। दूसरी तरफ शायद वो ये भी नहीं चाहता था कि मरीना को इतना पाबंद कर दे कि इसके सीखे सिखाए को ज़ाया हो जाने का अंदेशा होने लगे। सलमान दोराहे पर खड़ा था। वो देख रहा था कि साजान और तानिया को अभी भी इसकी माँ ही संभालती थी। घर और किचन को भी वही देखती थी। अगरचा घर में काम करने के लिए मुलाजिम मौजूद थे, मगर इनकी निगरानी करना भी एक काम था। इसकी अम्मी ने सलीका और समझदारी के साथ उम्र गुजारी थी और घर चलाया था। इन्हें अपने घर में यह माहौल और तरीका कैसे पसंद आ सकता था। तुम एक बार जब हमारे घर आए थे तो तुम हमारे गांव की रूटीन में यूं रच बस गए थे जैसे सदा से वहीं रहते रहे हो। तुम्हें याद है कि तुमने मेरे कब कब के जमा किए खिलौने, मेरे घुघु घोड़े और बुज़ भरे जानवर तोड़ दिए थे और मैं कितना रोई थी। एक शाम जब वो फारिग थी और घर में थी, इसने बच्चों को होमवर्क में मदद देने की सादत हासिल करने के बाद सुकून से बैठे बैठे सलमान को याद दिलाया था। जवाब में सलमान ने खामोशी से सर हिला दिया, मगर इस शाम मरीना ने पहली मरतबा सलमान की नज़रों में कुछ ऐसा देखा था जो नामानूस था। शायद इन नज़रों में शिकवा था, कोई याद थी।
या एक शिकस्त का सा एहसास। मरीना को सलमान की वो नज़रें अरसा तक नहीं भूली। तुमने मुझ पर इतनी मेहनत क्यों की सलमान? इन नज़रों से घबराकर इसने एक बेतुका सा सवाल पूछ डाला। तुम्हारी शख्सियत को संवारने के लिए, इसने मुख्तसर जवाब दिया। वो तो आम सी ग्रेजुएशन के साथ भी संवर जाती। प्रोफेशनल एजुकेशन दिलवाने का क्या मकसद था? इसने बहस की। ऐसे काम बगैर मकसद के अंधाधुंध नहीं किए जाते मरीना खानम। इसने ठंडी सांस भरते हुए कहा। यही तो पूछ रही हूँ कि क्या मकसद था, ताकि ज़िंदगी में किसी भी गैर मुतवक्का क्राइसिस में तुम बेदस्त व पा ना रह जाओ। तुम्हारे हाथ में कुछ ऐसा हो जिसकी बिना पर तुम अपनी ज़िंदगी को गैर महफूज ना समझो। सलमान ने ठहर ठहर कर कहा। मैंने कुछ भी प्लानिंग के बगैर नहीं किया था। मगर तुम्हारी प्लानिंग सिर्फ डिग्री के हसूल तक क्यों रही सलमान? इससे आगे, बहुत आगे तक ही तो असल मैदान था। मेरा ख्याल था कि अम्मी की तरबियत और घर का माहौल कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में तो तुम्हें इस मैदान का ईंधन नहीं बनने देगा। लेकिन शायद ये मेरी गलतफहमी थी। सलमान के लहजे में मायूसी और उदासी उठ कर आई थी। मेल शाउंजम, इसने नाक से कोड़ते हुए कहा। सलमान खालिद, तुम भी इस माशरे के बहुत से माचो मैन की तरह लीड करने के कायल हो। टू बी लीड बाय अ लेडी का कॉन्सेप्ट तुम्हें हजम नहीं हो पा रहा, ना ही कभी होगा। यू आर सिंपली ए मामास बॉय। जो तुम्हारे कान में वो फूंकेंगी तुम वही सोचोगे, वही करोगे। कभी कुरान को तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश की तुमने? खाला जो डाइनिंग रूम की साइड बोर्ड में बर्तन रख रही थीं, ये बात सुनकर इधर आ गईं। सूरतुन निसा को आज रात तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करना। तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेल शाउनिस्ट क्या होता है, माचो मैन कौन है और यह माँ का फूंका हुआ है कि खुदाई हुक्म। वाह वाह, मरीना ने इनकी बात सुनकर तालियां बजाईं। जहाँ किसी बात के हक में कोई दलील नहीं समझ में आती, वहाँ कुरान पाक की मिसालें देने पर उतर आते हैं लोग। मैं आज जो भी हूँ ना खाला, आपकी और आपके बेटे की ख्वाहिशात का अक्स हूँ। हकीकत ये नहीं है कि आपको मेरे करियर से चिढ़ है। हकीकत ये है कि आपको इस दब्बू सी अहमक सी लड़की की मौत का दुख है, जिसे आप जैसे चाहती थीं चलाती थीं, किसी रिमोट की मानिद, जिसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में था। वो रिमोट अपने मशीनी कुलपुर्जे उतार कर जीता जागता इंसान बन गया तो आपको खुदा याद आने लगा, और खुदाई अहकामात भी। हमें खुदा ही तो याद था जो यूं चून चुरा किए बगैर तुम्हें सर आंखों पर बिठाकर अपने घर ले आए थे, बिना ये सोचे कि तुम हमारे घर के माहौल में एडजस्ट भी कर पाओगी या नहीं। खाला चमकने लगी और फिर इस एहसान की मार मारते उम्र गुजार देने का अहद किया। मरीना का पारा चढ़ने लगा था और इसे भूल रहा था कि वो किससे मुखातिब थी। और तुम ठहरी इसी ख़ानदान की बेटी जिसने मेरी बहन को खून थुकवाया। खाला ने नाजायज़ सुनाई। मैं नीच, मेरा ख़ानदान नीच, एहसान फरामोश, खुद गर्ज, सफ़ेद खून। मरीना चिल्लाई। अब मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि नीच क्या होता है। एहसान फरामोश, खुद गर्ज और सफ़ेद खून किसे कहते हैं। इसका दिमाग उलटने लगा। वो पैसा सलमान साहब जो आपने मेरी तरबियत और तालीम पर लगाया, मैं कमा कर आपको वापस कर दूंगी। मुझे मेरी शख्सियत वापस कर दें प्लीज़। बात को ख्वामखा उलझाओ और बढ़ाओ नहीं मरीना, और अम्मी आप भी। सलमान ने बात बिगड़ते देखी तो कुछ कहने की कोशिश की। जो बात सुलह सफाई मोहब्बत प्यार से सेटल हो सकती है, इस पर झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है। मगर इस नकार खाने में इसकी कौन सुनने वाला था। ज़िंदगी में पहली मरतबा खाला भांजी की तू तकार हुई जो रिश्ते ख़त्म कर देने पर मुंतज हो गई। When we were kids we could not wait to grow up now. That we grown up we realize that broken toys and wounded knees were better than broken hearts and wounded emotions. जब हम छोटे थे हमें बड़े होने का इंतज़ार करना मुश्किल लगता था, लेकिन अब जब कि हम बड़े हो गए तो हमें एहसास हुआ कि टूटे खिलौने और ज़ख्मी घुटने टूटे दिलों और ज़ख्मी जज्बात से बेहतर थे। मरीना ने सादे कागज़ पर लिखे ये अल्फाज इस अरसे में कितनी बार पढ़े थे, इसे ढंग से याद नहीं था। ये अल्फाज इसे सलमान ने लिखकर भिजवाए थे, और जब इसने इन्हें पहली मरतबा पढ़ा था इसे एहसास हुआ था कि सलमान ने इसे इस रोज़ वाली बात का जवाब अब दिया था। वो बात जो इसने सलमान के हाथों अपने खिलौने टूटने को याद करते हुए की थी, और इसे यकीन हो गया कि इस रोज़ भी सलमान की नज़रों ने इसे ऐसा ही जवाब दिया था। टूटे खिलौने और ज़ख्मी घुटने टूटे दिलों और ज़ख्मी जज्बात से बेहतर थे। वह एक शानदार मुस्तकबिल के हसूल और अपनी खुदादाद सलाहियतों के मुकम्मल इजहार के लिए सलमान और खाला का घर छोड़ आई थी। वो सादान और तानिया को भी छोड़ आई थी, क्योंकि इसे लगता था कि वो कभी भी एक अच्छी माँ बन ही नहीं सकती थी। वो इन्हें सर्द रातों के तवील इंतज़ार से बचाना चाहती थी। वो इन्हें इस मुशक्क़त में नहीं डालना चाहती थी जो इसके साथ चले आने में इनका मुकद्दर बन जाती। इसलिए इसने अपनी ममता का गला घोंट दिया। इसने जो एक नया जहां दरियाफ्त किया था, इसके मकीनों ने इसे बावर करवाया था कि इसे अपनी खाला की 1947 वाली सोच
और सलमान के मेल शाउनिज़्म मर्दाना हाकमियत से निजात पाकर ही अपनी सलाहियतों को आजमाने का असल मौका मिल सकता था। सो इसने औरत के इस्तेसाल किस्म के सेमिनार से जो सीखा और समझा, इसके तहत ख़ुद को इन चारों से अलहदा करके अपना अलग तशख़्ख़ुस बनाने की तगदो में मसरूफ़ हो गई। वो बिलाशुबा ज़हीन थी, इसे काम करना आता था, अपने इल्म को मसरूफियत में लाने का हुनर जानती थी। इसीलिए जिस मुस्तकबिल की खातिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल आई थी, वो इसके हाथ में वक्त से पहले आने लगा था। इसकी लगन और जस्तजू प्रमोशंस तरक्की हासिल करने की तरफ मबजूल हो गई थी और इसने थोड़े वक्त में कामयाबियों के कई झंडे गाड़ लिए थे। इसकी आमदनी बढ़ी, कसीर पैसा हाथ आने लगा, लाइफस्टाइल बदल गया। वो एक अच्छा लग्जरी अपार्टमेंट शाजिया के साथ शेयर करती थी, डिज़ाइनर क्लॉथ पहनती थी। थोड़े वक्त के बाद बैरून मुल्क कोई टूर इसके हाथ आ जाता। वो जिस एग्जेक्टिव सीट पर पहुंच गई थी, वहां आसाइशात इसका मुकद्दर बनने लगी थीं। वो अपनी नई दुनिया में इतनी मसरूफ़ और गुम हो गई कि इसे कम ही कभी ख्याल आता वो पीछे क्या छोड़ आई थी। इसकी मेल मुलाकातें बढ़ गईं, हल्का अहबाब वसी हो गया, नत नए तबका फ़िक्र के लोगों से ताल्लुक़ बन गए और इसे अक्सर एहसास होता कि एक अरसे तक इसने कैसी कुएं के मेंढक जैसी ज़िंदगी गुजारी थी। ऐसे में इसे भूल कर भी कभी ये ख्याल ना आता कि इसे इस नई ज़िंदगी तक उंगली पकड़ कर लाने वाले कौन लोग थे। तुमने सलमान से डाइवोर्स तलाक क्यों नहीं ली? कैंडल लाइट में इसने कम नुमायाँ चेहरे के मध्यम से खतोखाल को देखते हुए बुरहान ने कहा। डाइवोर्स? मरीना के हाथ में पकड़ा कांटा फ्राइड प्रॉन को मिस कर गया। मैं क्यों लेती इससे डाइवोर्स? क्यों लेती वाली क्या बात है इसमें? बुरहान ने दिलचस्पी से इसके रद्द-ए-अमल को देखा। जब तुम इस वजह से इसे छोड़ आई कि तुम्हारे और इसके दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और वह इतना कमज़ोर था कि ज़िंदगी के एक अहम मामले में तुम्हारा साथ तक न दे सका, तो फिर यूं इसके नाम से मुंसलिक रहने का क्या मकसद है? मकसद? मरीना से ऐसा टेढ़ा सवाल अब तक किसी ने ना पूछा था। मकसद कुछ भी नहीं, वो जैसे बड़बड़ाई। क्या सलमान अब तक यानी इन 3 सालों में यूं ही बैठा है? इसने अपना घर दोबारा नहीं बसाया? सलमान ने एक और सवाल किया। ये सवाल भी अब तक किसी ने मरीना से नहीं पूछा था। मैंने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की। मरीना को यह सवाल भी चुभा था। वो ये तस्वर भी नहीं कर सकती थी कि सलमान इसके अलावा भी किसी और लड़की को घर में बसा सकता था। इसकी वालदा के होते हुए घर में किसी और की ज़रूरत क्या है? ऐसा मुमकिन नहीं। बुरहान मुस्कुराया। इंसान के फितरी और जबली तकाजे इसे घर बसाने की तरफ ले जाते हैं। तुम किन तस्वरात में गुम हो? इसने ये तो कभी सोचा ही नहीं था। इसे तो सलमान से सिर्फ अलहदगी चाहिए थी। दुनिया में कोई ऐसा शख्स तो था नहीं जिसके लिए इसने सलमान का घर छोड़ा था। इसीलिए इसे ख्याल ही नहीं आया था कि सलमान अपने घर को जुड़ा हुआ समझकर किसी और को इसमें बसा लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी फीलिंग्स क्या होंगी? बुरहान ने यह सवाल शायद दानिस्ता किया था। मरीना के दिल ने एक धड़कन मिस कर दी। यकीनन इस लम्हे का असर इसके चेहरे पर भी आया होगा। जब भी बुरहान ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए अपने ड्रिंक का ग्लास लबों से लगा लिया, मरीना का जहन एक नई उलझन का शिकार हो गया। वो तो अपने तई सलमान को एक ना ख़त्म होने वाले पछतावे में मुब्तला कर देना चाहती थी। वो इसे इस दुख में देखना चाहती थी कि इसने अपनी कमज़ोरी और अपनी माँ की ज़िद के हाथों इसे गंवा दिया। मगर बुरहान ने इसे एक नए वहम में डाल दिया था। इसने बुरहान पर एक निगाह डाली। वो एक उम्र अमेरिका में गुजारने के बाद लौटा था। वो तकरीबन 40-42 साल का एक ग्रेसफुल बावकार मर्द था। वो इसी कंज्यूमर सोसाइटी का एक पुरकशिश रुकन था जिसके लिए मरीना ने सब कुछ छोड़ दिया था। बुरहान इसे एक फ़ैशन शो में मिला था और इसी पहली मुलाकात में इन दोनों के दरमियान ज़हनी हमांगी की एक नामहसूस फ़िज़ा कायम हो गई थी। दूसरी मुलाकात मलिहा के घर हुई थी। बुरहान मलिहा का पुराना दोस्त था और मरीना मलिहा की कुलीग थी। इस मुलाकात में बुरहान ने इसे अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजुर्बात, हादसात, कामयाबियों और नाकामियों के किस्से सुनाए थे। वो खरा बंदा था और ज़ुबान बयान पर अबूर रखता था। मरीना इसकी शख्सियत से मुतासर होने लगी थी। इसके बाद वो कई जगह मिले और ज़हनी हमांगी बढ़ने लगी। ये इनकी 7वीं मुलाकात थी जिसमें बुरहान ने इसे आवारी में डिनर पर इनवाइट किया था। इस मुलाकात में पहली मरतबा मरीना ने इसे अपनी कहानी सुनाई थी। गो इसके बहुत से हिस्से वो दानिस्ता हज़फ कर गई थी। बुरहान ने दिलचस्पी से इसकी कहानी सुनने के बाद कहा, तो गोया जो मैंने तुम्हारे बारे में अंदाज़ा लगाया था वो दुरुस्त था। कैसा अंदाज़ा? वो हैरान हुई। तुम बहुत कामयाब कैरियर वोमेन हो, मगर 85% कामयाब कैरियर वोमेन की तरह तुम्हारे साथ भी एक अज़ली नाकामी जुड़ी हुई है। मगर तुम इतनी मासूम और भोली हो कि तुम्हें इस नाकामी के बारे में पता ही नहीं। वो क्या? मरीना ने चौंकते हुए पूछा। यही तो ट्रेजिडी है। बुरहान ने जैसे इसकी बेखबरी का मज़ा लिया। मरीना बीबी, औरत होने का मज़ा लेना आज की औरत की किस्मत में ही नहीं है शायद। औरत होने का मज़ा? मरीना एक लम्हे के लिए इसकी इस बात को भी समझ ना पाई। इसी बेखबरी को तो ट्रेजिडी कह रहा हूँ।
बुरहान ने यकीनन इस बात से हंस उठाया था कि वो इतनी ज़हीन होने के बावजूद कितनी अहम मगर छोटी सी बात को समझ ना पा रही थी। औरत होने का अलग मज़ा है क्या? मरीना को लगा। वो बिला वजह बात को तूल दे रहा था। बेशक औरत होने में बड़ा मज़ा है, आराम है, ऐश है, तहफ़्फ़ुज़ है और बिला वजह की परेशानियों से बचाव है। बुरहान ने अपनी बात की वजाहत की। डोंट टेल मी, मरीना ने नाक सकोड़ी। औरत ही तो वो मखलूक है जिसका इस्तेसाल सदियों से होता चला आ रहा है। कहाँ का मज़ा और कैसा ऐश, कौन सा तहफ़्फ़ुज़ और क्या बेफिक्री। औरत ही तो वो भाड़े का टट्टू बनी रही इतनी सदियां, जिसकी पुश्त पर सारी बेआरामी, सारी फ़िक्रें, सब की सब जिम्मेदारियां और फ़िक्रें लाद कर मन चाही सिमत हाँका जाता रहा। औरत होने में क्या मज़ा है। अफसोस तुम औरत बन नहीं सकते, इसीलिए ये मज़ा जान नहीं सकते। इस तहसाल, बुरहान ने तमस्खराना अंदाज में लफ्ज़ के टुकड़े किए। कैसा इस्तेसाल? बुनियादी इंसानी हकूक़ का इस्तेसाल। मारे जज्बात के मरीना अपनी बात मुकम्मल न कर सकी। हकूक़ की तफसील तो बताओ डार्लिंग। बुरहान की टोन इसे अजीब लगी। बुनियादी इंसानी हकूक़, मरीना ने अपनी बात दोहराई थी। इज़्ज़त, एहतराम, रिस्क, मोहब्बत, माशी, माशरती, समाजी आज़ादी। अगरचा तुम रोसो के नज़रियात दोहरा रही हो। बुरहान ने इसकी बात काटी। मगर चलो यूं ही सही, इज़्ज़त, एहतराम, रिस्क, मोहब्बत की बात ही कर लेते हैं। अगर यह औरत के बुनियादी हकूक़ हैं तो इनके बदले औरत के फ़राइज़ क्या हैं? घर के अंदर की दुनिया आबाद करना। बेख्तियार मरीना के मुंह से अल्फाज फिसले। मगर जब बुनियादी हकूक़ ही सल्ब कर लिए जाएं तो फिर फ़राइज़ का क्या जिक्र। औरत के हकूक़ का इस्तेसाल ही इसे घर के अंदर की दुनिया से बाहर ले आता है। इसने अपनी बात को संभाला देने की कोशिश की। तुम्हारे कौन से बुनियादी हकूक़ सल्ब हुए थे स्वीटहार्ट, जिनकी वजह से तुम्हें घर के अंदर की दुनिया से बाहर आना पड़ा? बुरहान ने यकीनन चोट की थी। इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत और रिस्क, किस चीज़ की कमी थी तुम्हें? माशी, माशरती, समाजी आज़ादी का हक। मरीना ने पहली बार मजबूत लहजे में कुछ अल्फाज कहे। वो मुझे हाथ बंधा गुलाम बनाना चाहते थे। मोम की गुड़िया की तरह मुझे मोल्ड करते रहे, कभी किसी शेप में, कभी किसी शेप में। खुद ही कहते रहे खूब पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तो कहने लगे सुघड़ भी बनने का फ़न भी सीखो। मैंने साथ साथ वो भी सीख लिया। फिर जब पढ़े हुए को इस्तेमाल करने का वक्त आया तो बोले तुम्हें प्रोफेशनल तालीम तो किसी भी इमरजेंसी से बचने के लिए दिलवाई थी। असल काम और असल मकाम तो घर में है। किचन में खड़े होकर, धड़ धड़ जलते चूल्हों के आगे खड़े होकर हांडियाँ भूनने में है। इसने गुस्से से कहा। ना मेरा कोई मन, ना मेरी कोई मर्जी, ना मेरी कोई ख्वाहिश। क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऐन खिलाफ नहीं? बुनियादी इंसानी फ़राइज़ के बारे में क्या राय है तुम्हारी? बुरहान इस मौजू से चिपक कर रह गया था। तुम अपने छोटे छोटे बच्चे इस ख्याल से पीछे छोड़ आई हो कि तुम्हारी खाला तुमसे बेहतर इनकी तरबियत कर सकती हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुमसे इस सिलसिले में ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि तुमने सबसे अहम बुनियादी इंसानी फ़र्ज से मुंह क्यों मोड़ा? मरीना एक लम्हे के लिए शर्जर रह गई। बुरहान ने इसे लाजवाब कर दिया था। और अगर तुम्हारी खाला इतनी अच्छी ट्रेनर हैं तो तुम भी तो इन्हीं की ट्रेनिंग में रही हो। वो तुम्हें वो क्यों ना बना सकी जैसा वो चाहती थी? मरीना ने जवाब सोचना चाहा, मगर फौरी तौर पर इसके जहन में कोई बात नहीं आई। दरअसल तुम इस ख्याल से इन्हें पीछे नहीं छोड़कर आई कि तुम्हारी खाला इनकी बेहतर तरबियत कर लेंगी, बल्कि इसलिए छोड़ आई हो कि वो तुम्हारी आज़ादी और मन मर्जी की राह में हायल हो सकते थे। इनकी परवरिश और तरबियत की जिम्मेदारी तुम्हारे करियर के लिए एक मसला बन जाएगी। तुम्हें जो पुरकशिश रास्ता इस आला सोसाइटी ने दिखाया है, इस पर चलना तुम्हारे लिए मुहाल हो जाएगा। हमारी आला सिविल सोसाइटी की सबसे बड़ी कबाहत ही ये है कि इनके चार्टर का सबसे पहला नुक्ता अखलाकियात और रिवायत को गले से उतारना है। वो अपने मेंबर्स को बुनियादी इंसानी हकूक़ का नारा लगाते हुए ये बावर कराते हैं कि इनके इन हकूक़ का इस्तेसाल हो रहा है, लिहाजा वो अखलाकियात, रिवायात, मसलहत, मुरव्वत और अपनी घुट्टी में पड़े हुए मजहब का तोग गले से उतार फेंकें। मरीना, आई एम सॉरी टू बी सो हार्श एंड रिजिड। मुझे अफसोस है कि तुमसे सख्त अल्फाज में बात कर रहा हूँ, मगर हकीकत ये ही है जो मैंने अभी बयान की है। मैंने इस बात पर बहुत गौर किया है मरीना। हमारी इस आला सोसाइटी की हर कामयाब कैरियर वोमेन के साथ एक अदद ज़ाती नाकामी या शिकस्त ज़रूर जुड़ी होती है। इसकी बुनियादी वजह घर और काम के तकाज़ों का अदम तवाज़ुन है। औरत बुनियादी तौर पर कैरियर बनाने के लिए बनी ही नहीं, इसीलिए वो कभी ज़रूरत, कभी शौक़ और कभी सिर्फ ख़ुद को साबित करने के लिए इस मैदान अमल में कूद पड़ती है, तो इसकी ज़िंदगी का मीज़ान डिसबैलेंस यानी अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाता है। ये तवाज़न एक बार अगर बिगड़ जाए तो फिर इसको वापस इसकी जगह पर ले जाना मुहाल होता है। तुम अगर कभी औरत के ख़मीर के अजाए तरकीबी पर गौर करो तो तुम्हें ये बात खुद ही समझ में आ जाएगी। औरत कुर्बानी, इसार और मजबूत आसाब की सबसे बड़ी मिसाल है, मगर यह हकीकत है कि शी इज़ नॉट मेंट फॉर आउटडोर जॉब्स। जब हम कुदरत के ज़रूरी असूलों से इनहराफ करते हैं ना,
तो हमें कोई ना कोई नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, मगर तुम तो इतनी बेखबर हो कि तुम्हें अपने नुकसान, अपनी नाकामी का अदराक ही नहीं। तुम भी चंदा मुख्तलिफ नहीं हो इन मर्दों से जो इस माशरे में अज़ल से औरत के हकूक़ की तशरीह अपनी मन मर्जी के अल्फाज में करते आए हैं और इसके फ़राइज़ का चार्टर जगह जगह चस्पा करते फिरते हैं। मरीना के पास बुरहान की बात का इसके सिवा और कोई जवाब हो ही नहीं सकता था। क्या फ़ायदा तुम्हारे इतना पढ़े लिखे होने का और एक उम्र अमेरिका में गुजार देने का, जो तुमने भी अपने हाथ में वो ही मेल शाउनिस्ट का एजेंडा उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। मैं तजुर्बात की जलती भट्टी से गुजरा हूँ स्वीटहार्ट, बुरहान ने पुरसुकून लहजे में कहा। मैंने अमेरिका में रहते हुए 3 शादियाँ की, एक अमेरिकन से, दूसरी एक पाकिस्तानी लड़की से और तीसरी एक लबनानी लड़की से। तीनों कैरियर वोमेन थीं, ज़हीन, मैदान मार लेने की शौकीन, आला सहूलतों से फैज़याब माशरे की अरकान। वो जैसे कुछ याद करते हुए बोल रहा था। तीनों का कल्चर, ज़ुबान, रहन सहन मुख्तलिफ था, मगर तीनों की सोच एक सी थी। पाबंदी, किसी बात से मना किए जाने और बेहतर तरीके से घर चलाने की बात किसी तौर बर्दाश्त न करने वाली ख़वातीन। नतीजा ये निकला कि एक के बाद एक मेरी तीनों शादियां नाकाम हो गईं। तीनों से मेरे 2-2 बच्चे थे। तीनों ने ही बच्चे मेरे पल्ले डाल दिए। ना डालती तो भी मैं वहाँ के कानून के मुताबिक बच्चों की जिम्मेदारियाँ उठाने का पाबंद था। इन तीनों तजुर्बात और बहुत सी दोस्तियों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ताल्लुकात में ख़राबी कहाँ पैदा होती रही। मैंने अपना मुहासबा भी किया और इनका तज्जिया भी। यकीन जानो कि मुझे दयानतदारी से देखने के बाद अपना कसूर बहुत कम नज़र आया, क्योंकि मैं तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था। मेरी नीयत भी ख़राब नहीं थी। मेरे तज्जिए ने मुझे ये बताया कि सारा मसला ही औरत के अपने औरत होने का फ़ायदा ना उठाने से पैदा होता है। वो औरत होते हुए भी मर्दों की तरह जीना चाहती है और मर्द की तरह जीने के लिए घर से बाहर ज़्यादा वक्त गुजारने को तरजीह देने लगती है। वो ये भूल जाती है कि मर्द की तरह जीने की ख्वाहिश में इसकी जिम्मेदारियाँ दोहरी हो जाएंगी। इसे 2 जगह ड्यूटी देना पड़ेगी। इसकी ये भूल ज़िंदगी में अदम तवाज़न ले आती है। ना वो घर की रहती है, ना घाट की। अपनी जान को भी जोखों में डाल देती है और अपने से मुतल्लिका लोगों को भी। इस तज्जिए के बाद मुझे अपना खुदा बहुत याद आया। इसकी खुदाई और इसके बताए रहनुमा असूल भी समझ में आने लगे। मैं पाकिस्तान वापस आया और अपने चचा की BA पास आम सी लड़की से शादी कर ली। मैं एक तजुर्बा ये भी करना चाहता था ताकि मेरे जहन की गुत्थियाँ पूरी तरह सुलझ जाएं। ये औरत कैरियर बनाने के लालच में नहीं पड़ी। शादी से पहले वो एक स्कूल टीचर थी, मगर शादी के बाद इसने जॉब छोड़ दी क्योंकि इसका ख्याल था कि अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसने एक घर बनाने और संवारने का अज़म किया और हैरत अंगेज़ तौर पर मैं एक पुरसुकून और मनचाही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे घर के निज़ाम में तवाज़ुन है। मेरे 2 सेहतमंद और ज़िंदगी से भरपूर बच्चे हैं। मेरे पहले बच्चों से ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से कहीं बढ़कर तवाना, मजबूत और सेहतमंद। मनीना बीबी, मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से खुदाई अहकामात के सच्चे और कामिल होने की हकीकत जानी है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि औरत जिसके वजूद से कायनात में रंग है, इसी के वजूद से कायनात का सारा तवाज़ुन और अदम तवाज़ुन वाला खेल चलता है। इस माशरे में ज़रूरत ना होने के बावजूद कैरियर बनाने वाली ख़वातीन की अक्सरियत की ज़ाती ज़िंदगियों की नाकामी की बड़ी वजह इसी अदम तवाज़ुन का होना है, जबकि इसी माशरे के 80% मर्द शादी करने से पहले ये देखते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी और बसरे रोज़गार है कि नहीं। मरीना ने तल्खी से कहा, यह मर्दों की भी हमाकत है। ऐसा करने वाले मर्द भी ज़िंदगी में नुकसान सहते हैं। घर और ख़ानदानी घरेलू का मज़ा कभी भी चख नहीं पाते। बुरहान ने मुस्कुराते हुए कहा, सच तो यह है कि अल्लाह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में मर्दो ज़न के इस दुनिया में फ़राइज़ मुतय्यन कर दिए हैं। नागज़ेर हालात की और बात है, वरना इन दोनों मखलूक़ात को अपने अपने फ़राइज़ और हकूक़ की पासदारी करना असहद ज़रूरी है। इन छोटी छोटी रूगर्दानियों से ही तो बड़े बड़े मसाइल पैदा होते हैं और माशरे मसाइल की अफरियत का इज्तमाही शिकार बनकर रह जाते हैं। तुम जानती हो कि तुम्हारे और सलमान या तुम्हारी खाला के नज़रियात और सोच के इस टकराव से सबसे ज़्यादा एक तीसरा फ़रीक मुतासर हो रहा है। तीसरा फ़रीक? मरीना ने चौंक कर कहा, और बदकिस्मती की बात यह है कि तुम इस तीसरे फ़रीक से वाकिफ़ ही नहीं हो। वो तीसरा फ़रीक तुम्हारे बच्चे हैं, जिन्हें यकीनन तुम्हारी खाला या शायद तुम्हारा मियाँ भी ये ताना देते होंगे कि इनकी माँ अपनी अयाशी के लिए इन्हें तन्हा छोड़ गई। हालांकि माँ की इस ख्वाहिश में इनका कोई कसूर नहीं। वो माँ की ममता से भी महरूम हुए और इसके हवाले से तानों का शिकार भी हुए। इनकी शख्सियत अधूरी रह जाएंगी। फिर अगर इनका बाप घर में कोई दूसरी औरत ले आया तो हालात का जबर बढ़ जाएगा। हो सकता है कि वो ये सोचने लगें कि इनकी माँ जिसका ख्वाहिशात के हसूल के लिए फ़रार हासिल कर गई, ऐसी माँ से बिन माँ का होना ही बेहतर है। ये वो नुक्ता था जिससे मरीना फ़रार हासिल नहीं कर सकती थी। इसका ताल्लुक़ बराह रास्त इसके जज्बात से था।
वो बुरहान को बताना चाहती थी कि इसने इस नुक्ते पर सोचा था, बहुत सोचा था। बच्चों से जुदा हो जाने के बाद ही इसे एहसास हुआ था कि वो कौन सी नेमत हाथ से गंवा बैठी थी, मगर ख्वाहिश के बावजूद वो इनसे रब्ता करने की हिम्मत न कर पाई थी। और अगर वो ट्राइका यानी तुम्हारी शोहर और तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे बगैर भी खुश हैं तो इससे बढ़कर नाकामी तुम क्या देखोगी मरीना? बुरहान की भारी होती आवाज़ इसके कान में पड़ी। बंतो ओढ़नी। एक दिन और एक रात इजी चेयर पर झूलने और बहुत से तज्जिए करने के बाद इसने सोचा था, कैसी किस्मत वाली औरत थी। यह इसका ताज़ा तरीन फैसला था। बासी रोटी पर कभी 2 आलू, कभी आम के अचार की भांग, कभी 4 भिंडियाँ रखकर यूं खाती हुई जैसे इस पर मनोसलवा उतरा हो, खाकर यूं खुशू खुजू से शुक्र बजा लाती हुई जैसे किसी एग्जेक्टिव डिनर से फारिग हुई हो। अपने सख्त खुदरे हाथों से सरकंडों की तीलियों, भुस और रंग बरंग कागजों को दिलफरेब शक्लें देती हुई अजीम आर्टिस्ट, मट्टी के कच्चे घुघू घोड़े बनाकर ख्वाहिशात की भट्टी पर तपाकर इन्हें पक्का करती हुई एक अजीम फ़न की अमीन, वो औरत जिसकी किस्मत में इतनी मेहनत के बावजूद पेट की भूख, मांगे का खाना और 4 चोट की मार थी, मगर जो फिर भी अपने अल्लाह की इस तरह शुक्रगुजार होती थी जैसे एक क्लास सहूलियात से मज़यन ज़िंदगी गुजार रही हो। वो औरत जिसने खुदा का कलाम नहीं पढ़ रखा था, वो इसे पढ़ नहीं सकती थी, मगर इसकी सतर पर उंगली रखकर ये भी हक है, ये भी सच है कि गर्दान करना ना भूलती थी, क्योंकि इसे अपने खुदा की हकानियत और सच्चाई का जी जान से यकीन था। बंतो ओढ़नी। मरीना ने अपनी बंद सूजी हुई आंखें बमुश्किल खोलीं। लाल, हरे, नीले, पीले रंगों के कपड़े पहनने वाली मेहनत कुश औरत, जिसने औरत के हकूक़ का चार्टर नहीं पढ़ रखा था, मगर जिसे एक सबक अच्छी तरह याद था कि रब राज़ी रखने के लिए अपने हर हाल में सब्र भी करना है और शुक्र भी करना है। जो लोगों के उकसाने पर भड़कती नहीं थी, जिसे औरत और मर्द के मकाम की पहचान थी, जो अपने अमल की जवाबदेह थी। इसे अपने साथ ज्यादती करने वालों के अमाल से कोई सरोकार नहीं था। खुदा ने तो सिर्फ इससे पूछना था कि तूने क्या किया। जो तूने क्या किया जैसे सवाल के तसव्वुर से ही काम जाती थी, और यही तसव्वुर इससे बांस की तीलियों के छाछ, टोकरे और खिलौने बनवाए जाता था। मिट्टी गूंद कर घुघू घोड़े बनवाकर आग में तपाए जाता था। गली गली घूमकर अपनी अशिया बेचने वाली प्रोफेशनल वुमेन, जिसके सर पर हर तरह की जिम्मेदारियां थीं, जो नज़रिया ज़रूरत के तहत घर से निकलती थी, मगर इसे खुद को घर से निकलने पर मजबूर करने वाले से कोई गिला नहीं था। जब भी वो इसे पका कर भी देती थी और इसके बच्चे भी पैदा करती थी, इसे अपने और इसके मकाम के फ़र्क का अदराक था, और इसे यह भी अदराक था कि इसके रब ने इसके खामन के अमाल के बारे में इससे नहीं पूछना है, इसके अपने अमाल के बारे में पूछना है। बंतो मासी बंतो। मरीना ने आंसुओं से भीगी नज़रें अपने इर्द गिर्द दौड़ाईं। इसके इर्द गिर्द भी रंग थे, सुर्ख, नीले, पीले, हरे, नारंगी, मगर इन रंगों में बसने वाली औरत बंतो ओढ़नी के मर्तबे को कभी छू ना सकती थी, क्योंकि इसे बंतों के फ़लसफ़े हयात की समझ ही बहुत देर से आई थी। इसे सब्र का मर्तबा और शुक्र का मकाम अब समझ में आया था। वो अपने तई अपने हकूक़ से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए करीबी रिश्तों को छोड़ आई थी। इस शख्स को मेल शाउनेस्ट और माचो मैन का खिताब देती रही थी, जिसकी मरहूने मिन्नत इसकी सारी ज़िंदगी इसका टैलेंट और जहानत थी। वो ख़ुद को मनवाना और सलमान को एक दाइम पछतावे में मुब्तला कर देना चाहती थी, मगर इस रोज़ जामन जावा से बाहर निकलते हंसते मुस्कुराते चेहरों पर कोई परेशानी, कोई महरूमी नहीं थी। वो ट्राइका खुशबाश था, जबकि वो एक बहुत बड़ी खलिश में मुब्तला हो चुकी थी। बुरहान की बातें इसके दिल को लगी थीं, और इस रोज़ अचानक बंतो ओढ़नी की याद ने इसकी ख्वाहिशात की दुनिया में आग लगा डाली थी। फैशन दीवा। इसने अपने पोर्ट्रेट पर एक निगाह खलट डाली। तुम जानती हो कि तुम्हारे सजे सजाए खुशबाश चेहरे पर तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी की नाकामी का तासुर कितना वाज़िह नज़र आता है। तुम 10,000 फोरम्स पर खड़ी होकर बड़ी बड़ी बातें करो, सोशल इकनॉमिक्स, ट्रेड सेक्टर, अफराद ज़र, बैलेंस ऑफ मनी, इक़्तिसादी तरक्की और न जाने क्या क्या। तुम्हारी ज़ाती नाकामी की शिकस्त तुम्हारी हर बात में अंडरटोन की तरह बजती है, क्योंकि तुमने सब कुछ पढ़ लिया, बड़ी बड़ी किताबें, ऊंचे ऊंचे मकाले, बेशुमार पेपर्स, मगर तुमने सब्र का और शुक्र का मकाम कभी न जाना। खुदा के कलाम को ताक में रख दिया और भूल कर भी कभी तस्करा ना किया कि वो हक है और वो सच है। बुनियादी इंसानी हकूक़ के नारे बुलंद करने वाली कामयाब कैरियर वोमेन, बुनियादी इंसानी अखलाकियात के सबक वाली फ़ाइल तुमने सील करके रिकॉर्ड रूम में रखवा दी, ताकि तुम्हारी नस्लों तक को पता न चल सके कि वो कौन से असबाक थे जिनके विर्द ने इनके असलाफ को इज़्ज़त बख्शी। तुम जितने चाहे सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्सीलेंस हासिल कर लो, अवार्ड जीत लो, शील्ड्स उठा लो और मेडल्स पहन लो, तुम ताहियात रहोगी एक नाकाम औरत ही, क्योंकि तुम्हारे ना होने से ज़िंदगी की इस तस्वीर में कोई खला पैदा नहीं हुआ है। इसने साइड टेबल पर रखी इस तस्वीर को देखा जिसमें कल इसे खला सा नज़र आया था। वो ट्राइका मुकम्मल था।
इसे मुकम्मल ही रहना था, क्योंकि इसकी बुनियाद इस औरत ने रखी जो दुनियावी तकाज़ों से वाकिफ़ थी और खुदाई अहकाम से भी। इसे अपनी खाला का चेहरा याद आया, जिसे भी एक पढ़ी लिखी, कामयाब मगर घरदार औरत बनाना चाहती थी, जो इसके ज़िम्मे अपनी नस्लों की तरबियत का फ़र्ज़ सौंपना चाहती थी, जो गिव मी अ गुड मदर, यू आर अ सक्सेसफुल, आई विल गिव जनरेशन। मुझे एक अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक कामयाब नस्ल दूंगा। कि मकाले को मानने वालों में से थीं। कितने रंग हैं औरत तेरे, इसने सोचा। बंतो ओढ़नी, खाला और मरीना सलमान, कौन सा रंग है जो कामयाब है और मकबूल भी, मोहतरम भी और अवार्ड विनिंग भी। इसे बंतों का वजूद ब्लॉक नंबर 1 पर खड़ा नजर आया। इसे यह मकाम सब्र और शुक्र के फ़लसफ़े और अपने अमल की जवाबदेही का अदराक रखने पर ही मिला था। और दूसरे नंबर पर यकीनन खाला थी, मगर तीसरे नंबर पर इसे अपना वजूद नज़र नहीं आया। वो अपनी औरत होने को फना करके मर्दों के शाना बशाना चलने वालों में से थी। औरत की दुनिया में इसे कोई मकाम कैसे मिल सकता था। इसे याद आया और इसके हाथ लरजने लगे। वाउंडेड नीज एंड ब्रोकन टॉयज वर बेटर देन वाउंडेड इमोशंस एंड ब्रोकन हर्ट्स। जख्मी घुटने टूटे दिलों और टूटे जज्बात से बेहतर थे, इसके दिल ने चिल्ला कर कहा। वो कितने दिलों को तोड़ने और कैसे जज्बात को जख्मी करने की मरतकब हुई थी। इसे याद आ रहा था, मगर वो याद नहीं करना चाहती थी। यक लख्त इसने अपने दिमाग में आवेज़ा औरत के हकूक़ की तशरीह करने वाले चार्टर को नोच कर उतार फेंका। अब इसे ताक में रखे कलाम पाक को निकालना था और यकीन कामिल करना था कि इसमें लिखा सब हक और सच है, और फिर इसे वापसी का रास्ता ढूंढना था। इसने अपने सरकंडों की तीलियों से बने खिलौने और घुघू घोड़े समेट कर टोकरे में डाल देने थे, क्योंकि इसे अपना इल्म हुनर बेच कर रुपया कमाने की हाजत नहीं थी। इसे अपना यह फ़न अपनी अगली नस्लों को मुंतकिल करना था। इंसानी हकूक़ का प्रचार करने वाली और ख़वातीन के इस्तेसाल की कहानियाँ सुनाने वाली इसकी आइडियल शख्सियत की जगह यकलख्त इस तस्वीर के चौकठे में बंतो ओढ़नी का चेहरा फिट हो गया था, क्योंकि देर से ही सही मरीना को इसका फ़लसफ़ा हयात समझ में आ गया था। दादो तहसीन के डोंगरे समेटने वाली, अवार्ड्स और मेडल्स जीतने वाली, बड़े बड़े फोरम्स पर रिव्यूज़ पढ़ने वाली, कितनी कैरियर वोमेन बंतों के फ़लसफ़ा हयात को समझकर अपना मकाम जानने का शर्फ हासिल कर सकती थीं। ये शायद इसे कभी पता नहीं चल पाता था, मगर ख़ुद इसको शायद कभी किसी की दी हुई दुआ लग गई थी, या इसे वो खला नज़र नहीं आया जो इसके चले आने के नतीजे में सलमान और बच्चों की ज़िंदगी में आने वाला था। वह सलमान को घुटनों के बल झुकाने की ख्वाहिश में मुब्तला थी और खाला को पछतावे में मुब्तला करने की, मगर इसे अचानक अदराक हुआ था कि वह लाशऊरी तौर पर जिस दस्तक की मुंतज़िर थी वह इस दरवाज़े पर कभी नहीं होगी, बल्कि इसका वजूद इसके बच्चों के लिए शर्मिंदगी और खजालत का बायस बनने वाला था। एक के बाद एक इंकशाफ इसके फ़हम पर होने लगा था और इसके अंदर की कैरियर वोमेन की अक्ल मात खा गई थी। इसे बंतो ओढ़नी का प्रोफाइल अपने से कहीं बेहतर नज़र आने लगा था। बुरहान अहमद ने इसके दिमाग पर जो दस्तक दी थी, इसने इस पर मायनी के कई दरवा कर दिए थे, और इसकी एक बड़ी इकोनॉमिस्ट ने बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियों का तवाज़ुन के ज़रिए असूल समझ लेने के बाद कैरियर को खुदा हाफिज़ कहने की ठान ली थी। ये मुकम्मल शिकस्त थी, बका थी, कुर्बानी थी या दायमी खुशी और दिल के सुकून के हसूल की तरफ एक पेशकदमी। इसने अपनी एहसान फरामोशी के अमल का कफ़ारा अदा करने का इरादा कर लिया था। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी तफसीली राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।